इमेजिन करो तुम एक ऐसे आदमी हो जिसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों को ऊपर उठाते हुए गुजारी। उसने अपनी स्ट्रेंथ, अपने अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ उन लोगों को दे दिया जिन पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया। लेकिन जब वो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े पीक तक पहुंचने ही वाला था, वही 9 एम्प्रेसेस जिनके लिए उसने सब कुछ सैक्रिफाइस किया था, एक साथ मिल गई, उसे बिट्रे कर दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन किस्मत ने उसे एक सेकंड चांस दे दिया। वो मरा नहीं, वो रिग्रेस हो गया और पास्ट में वापस लौट आया। और सिर्फ वही नहीं, वो 9 एम्प्रेसेस भी अपनी सारी मेमोरीज के साथ वापस आ गईं। लेकिन इस बार कहानी सर्वाइवल की नहीं है। इस बार सिर्फ एक सवाल है, मेरे बिना तुम सब कितनी दूर तक ऊपर उठ सकती हो। चैप्टर 1 में हमें 9 हेवंस के बिल्कुल टॉप पर लोकेटेड पिनेकल का सीन दिखाया जाता है। हर डायरेक्शन में हरियाली फैली हुई है, चमकती हुई माउंटेन्स ग्लो कर रही हैं और स्पिरिचुअल एनर्जी आसमान में तैर रही है, जो इस जगह को एक बिल्कुल अलग लेवल पर ले जा रही है। एटमॉस्फेयर इतना काम और ब्यूटीफुल है कि ऐसा लगता है जैसे ये जमीन कभी ऑर्डिनरी ह्यूमंस के लिए बनी ही नहीं थी। इस पिनेकल पर खड़ी एक लग्जरियस सेक्ट के एनॉर्मस गेट के पास एक बूढ़ा आदमी जोर से अनाउंस करता है कि आज हमारे 9 लाइफ वेनरेबल अपना दाव प्रूफ करेंगे और असेंशन के थ्रू सेजहुड अचीव करेंगे। वो डिक्लेयर करता है कि सेजहुड हासिल करने के बाद वो 9 हेवंस के अंदर अपनी पूरी तरह से डिजर्व्ड पोजीशन अचीव करेंगे। वो कहता है कि ये सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि पूरी सेक्ट और उसके सभी लोगों के लिए एक ब्लेसिंग है। बूढ़ा आदमी आगे बोलता है कि आज तुम एक ऐसा मोमेंट देखोगे जो शायद अपनी जिंदगी में दोबारा कभी ना देख पाओ। ये एक मॉन्यूमेंटल फीट होगा और इसे अपनी आंखों से देख पाना तुम्हारी सबसे बड़ी फॉर्चून होगी। फिर वो रिस्पेक्ट के साथ अनाउंस करता है कि हमें अपने हेवनली वेनरेबल 9 लाइफ का स्वागत करना चाहिए और ट्रिब्यूलेशन शुरू करनी चाहिए। जैसे ही वो बोलना खत्म करता है, सेक्ट का मैसिव गेट धीरे धीरे खुल जाता है और हमारा एमसी अपनी क्वींस के साथ बाहर आता है। उसकी चाल, उसका एक्सप्रेशन और उसकी पूरी ऑरा इतनी स्टेबल और पावरफुल लगती है कि आसपास की क्राउड अपने आप चुप हो जाती है। सच कहूं तो पहली नजर में उसकी प्रेजेंस बिल्कुल बुरी नहीं लगती, बल्कि एक अलग ही तरह का प्रेशर क्रिएट करती है। लेकिन पीछे खड़े कुछ डिसाइपल्स एमसी की ग्रैंडर देखकर आपस में धीरे धीरे बदतमीजी भरी बातें करने लगते हैं। ये सुनते ही पास खड़े एल्डर्स तुरंत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और गुस्से में उन्हें डांट देते हैं। कहते हैं अपने मुंह बंद रखो और अपने सीनियर्स की रिस्पेक्ट करना सीखो। एल्डर्स साफ वार्निंग देते हैं कि अगर इस आदमी का मन जरा सा भी बदल गया तो उसकी पावर इतनी टेरिफाइंग है कि वो अकेला ही उनके पूरे क्लैन को मिटा सकता है। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि पास्ट में उसने अकेला ही याओ क्लैन से फाइट की थी और पूरे डीमन डोमेन को भी खुद ही एनहिलेट कर दिया था। ये सुनते ही डिसाइपल्स के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं और हर जगह खामोशी छा जाती है। इसी बीच ट्रिब्यूलेशन पूरी तरह शुरू हो चुकी होती है। आसमान गरजने लगता है, बिजलियां गिरती हैं और पूरा एरिया ट्रिब्यूलेशन एनर्जी से भर जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर बिना किसी हेजिटेशन के कॉन्फिडेंटली सीधा ट्रिब्यूलेशन के सेंटर की तरफ चल पड़ता है, जैसे उसे डायरेक्टली चैलेंज कर रहा हो। एक पल के लिए भी वो ना डर दिखाता है ना डाउट। सब लोग देखकर स्टन रह जाते हैं। तभी अचानक ट्रिब्यूलेशन के अंदर से एक एल्डर जैसा फिगर धीरे धीरे बाहर आता है। उसकी सिर्फ प्रेजेंस ही एटमॉस्फेयर को और हैवी बना देती है। ये देखकर एमसी भी थोड़ी देर के लिए सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि ऐसा सीन बहुत कम देखने को मिलता है। एक लड़की कांपते हुए आवाज में बोलती है कि ये हेवनली वेनरेबल गुजिंग है, जो सदियों से एग्जिस्ट करने वाली टॉप रैंक्ड ट्रिब्यूलेशंस में से एक है। बहुत से लोग डर जाते हैं, लेकिन कुछ एल्डर्स अब भी बिलीव करते हैं कि हमारे 9 लाइफ वेनरेबल इनविंसिबल हैं और कोई ट्रिब्यूलेशन उन्हें रोक नहीं सकती। शांत रहकर एमसी गुजिंग से पूछता है, क्या हमें बैटल शुरू करनी चाहिए? गुजिंग सीधे चेहरे के साथ जवाब देता है, शुरू करो। लड़ाई शुरू हो जाती है। उनकी क्लैश इतनी इंटेंस होती है कि स्पेस तक डिस्टॉर्ट होने लगता है। एक्सप्लोजन्स की आवाज गूंजती है, लाइट्स फ्लैश करती हैं और ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद टूट जाएगा। फिर भी अजीब बात यह है कि एमसी के पीछे खड़ी एम्प्रेसेस को जरा भी चिंता नहीं होती। उनके एक्सप्रेशंस बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, बल्कि वो आपस में धीरे से बात करती हैं कि वो इस मोमेंट का काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। उनकी बातों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सा कॉन्फिडेंस होता है। तभी डुजिंग दाओ ऑफ टाइम यूज करता है। एल्डर्स सीरियस हो जाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं कि इस टेक्निक की वजह से गुजिंग के क्लोन्स मल्टीपल टाइमलाइंस में ट्रैवल करेंगे और हर एक टाइमलाइन में एमसी का शिकार करेंगे। अगर गुजिंग सिर्फ एक टाइमलाइन में भी सक्सीड हो जाता है तो यहाँ प्रेजेंट एमसी का रियल बॉडी फेटल डैमेज सफर करेगा। हर तरफ टेंशन फैल जाती है। ये मूव देखकर एक एम्प्रेस का चेहरा अजीब तरह से बदल जाता है और उसके अंदर से एक ईवल ऑरा लीक होती हुई लगती है, जैसे उसकी असली इंटेंशन अब छुपी नहीं रह सकती। फिर भी एमसी बिल्कुल काम रहता है और कैजुअली कहता है कि ये मूव वाकई इंप्रेसिव है। फिर वो ऐड करता है कि उसे माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि हर टाइम लाइन में वो हमेशा एक अनराइवल्ड एग्जिस्टेंस रहा है। लेकिन गुजिंग रिवील करता है कि वो पहले ही हर टाइम लाइन में एमसी को डिस्ट्रॉय कर चुका है। ठंडी हंसी हंसते हुए वो उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि खुद की तारीफ करना बंद करे, क्योंकि उसने हर एरा में उसे मार दिया है। ये सुनते ही एमसी को ऐसा लगता है जैसे उसकी सोल पर जोर का वार हुआ है। उसका बॉडी कांपने लगता है, उसकी स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म होने लगती है और वो सीवियर इंजरी के साथ जमीन पर गिर जाता है। ये कैसे हुआ समझ ना पाते हुए गुजिंग एक्सप्लेन करता है कि एमसी की स्ट्रेंथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जरूर है, लेकिन यांग दाओ डिवोरिंग गू पहले ही उसके बॉडी के अंदर रूट हो चुका था। इसी वजह से गुजिंग उसे हर टाइम लाइन में इतनी आसानी से मार सका। एमसी को अचानक सच समझ आता है और वो धीरे से अपनी एम्प्रेसेस की तरफ मुड़ता है। भारी आवाज में पूछता है, मुझे मत कहना कि तुम्हें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। लेकिन उसके सामने जो सीन होता है वो हॉरिफाइंग होता है। सारी एम्प्रेसेस जोर जोर से हंसने लगती हैं, जैसे
उसकी मिजरी कोई जोक हो। रिवील होता है कि ये गू फॉर्मलेस है और सिर्फ इनयांग यून के थ्रू ही इम्प्लांट किया जा सकता है। गुजिंग ठंडी आवाज में कहता है कि रिजल्ट तो शुरू से ही क्लियर था। उसे पता था कि एमसी लॉयल्टी और इमोशंस को बहुत वैल्यू करता है और वही औरतें जिनसे वो प्यार करता था उसे बिट्रे कर गईं। एक एम्प्रेस जोर से हंसती है और कहती है कि कभी कोई लव था ही नहीं, वो सिर्फ उसकी पावर से डरकर जीती थी और फ्रीडम चाहती थी। दूसरी उसे फोन बुक्स की याद दिलाती है और कहती है कि अगर वो न होता तो वो एक नॉर्मल और हैप्पी लाइफ जी सकती थी। एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है। एम्प्रेसेस उसे मारने के लिए अपनी पावर्स एक्टिवेट कर देती हैं, सारे फैक्ट्स को ट्विस्ट करके खुद को विक्टिम्स और उसे एक डेविल की तरह दिखाने लगती हैं। एमसी का माइंड टूट जाता है, उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द जलने लगता है। वो गरज कर कहता है कि उसके बिना उनमें से कोई भी एम्प्रेस का टाइटल छू तक नहीं सकती थी। उसने उन्हें ह्यूमन से भी ऊपर ट्रीट किया था, कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि ऐसा बिट्रेल मिलेगा। जैसे ही वो उन पर अटैक करने के लिए तैयार होता है, गुजिंग पीछे से स्ट्राइक करता है। एमसी दर्द से कराह कर कहता है कि अगर उसे मरना ही है तो वो सबको अपने साथ लेकर मरेगा। एम्प्रेसेस पैनिक करने लगती हैं, चिल्लाते हुए कहती हैं कि वो अपना कल्टीवेशन बेस डेटोनेट कर रहा है और सबको मार देगा। गुजिंग ठंडी नजर से देखते हुए कहता है कि उसे पॉइजन करके हराना एक ऑनरलेस विक्ट्री थी, शायद वो एक और चांस डिजर्व करता है। फिर वो अपना टाइम वर्ल्ड पूल यूज करता है और एमसी और सभी 8 एम्प्रेसेस को अंदर खींच लेता है। मुस्कुराकर कहता है कि अगले राउंड में सब साथ आए। इसके बाद गुजिंग टाइम और स्पेस रिवर्सल टेक्निक अनलीश करता है और एमसी और 8 एम्प्रेसेस की सोल्स को 50 साल पास्ट में भेज देता है। सीन पास्ट में शिफ्ट हो जाता है। एमसी ल्यूइस शॉक में आसपास देखता है, सब कुछ फेमिलियर लगता है लेकिन फिर भी अलग। उसके सामने उसकी पहली एम्प्रेस चूलिंग खड़ी है, जो फ्यूचर में 9 हेवेंस की स्वॉर्ड मेडन बनेगी, लेकिन अभी सिर्फ एक हम्बल सर्वेंट है। रिग्रेशन की वजह से उसका सिर घूम रहा होता है। एमसी को देखते ही वो डर के मारे चीख पड़ती है, उसे डेविल मास्टर बुलाती है और सोचती है क्या वो पास्ट में वापस आ गई है। ल्यूइस हल्की सी स्माइल करता है, समझ जाता है कि वो भी मेमोरीज के साथ वापस आई है। दिल में वो गुजिंग को सेकंड चांस के लिए थैंक यू कहता है। फिर वो कामली अपने सॉक्स उतारता है। स्वॉर्ड मेडन कंफ्यूज हो जाती है। ल्यूइस अपने पैर आगे बढ़ाता है और कैजुअली कहता है मेरे पैर धो। वो स्टन रह जाती है लेकिन चुपचाप उन्हें धोना शुरू कर देती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं। ल्यूइस सोचता है कि वो उसे अभी मार सकता है, लेकिन डेथ सबसे क्रूअल पनिशमेंट नहीं है। वो उसे जिंदा रहने देगा ताकि वो उसके बिना एक लाइफ की एब्सोल्यूट मिजरी एक्सपीरियंस करे। वो उसे शांत आवाज में कहता है कि ये सब कोई ड्रीम नहीं था, वो सच में पास्ट में वापस आ गए हैं। वो शॉक में पूछती है हम सब। ल्यूइस उसे बीच में ही रोक देता है और कहता है सब कुछ रियल है। गुजिंग की टेक्निक उन्हें वापस ले आई है और उसे उस दिन के हर एक वर्ड याद है जो उसने कहा था। उसकी एरोगेंस अभी भी वही है और वो पूछती है तो अब क्या। ल्यूइस के चेहरे पर एक ईविल सी स्माइल आती है और सिर्फ एक वर्ड बोलता है बस। फिर वो कहता है तुम्हें फ्रीडम चाहिए थी ना, आज से तुम फ्री हो। लुइस खड़ा होता है और पास रखे एक ड्रॉर को खोलता है। अंदर से वो एक टोकन निकालता है और सोर्ड मेडन को दिखाते हुए कहता है इसे ध्यान से देखो, ये क्या है। सोर्ड मेडन हल्की झिझक के साथ जवाब देती है ये मेरी लाइफ टैबलेट है। अगला ही पल लुइस बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए वहीं पर उस लाइफ टैबलेट को जला देता है। आग की एक छोटी सी फ्लैश के साथ टैबलेट राख बन जाती है। लुइस ठंडी आवाज में कहता है देखा, मैंने कॉन्ट्रैक्ट टैबलेट जला दी, आज से तुम पूरी तरह फ्री हो, जब चाहो अपने असली सोर्ड मैनर वापस जा सकती हो। ये देखकर सोर्ड मेडन शॉक हो जाती है, फिर भी वो खुद को संभाल लेती है और सीधे टोन में बोलती है लुइस तुम्हारे पास 9 लाइफ्स थी, फिर भी अपनी फर्स्ट लाइफ में तुमने सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों चूज किया। लेकिन लुइस अब उसके साथ किसी भी तरह का रिलेशन रखना नहीं चाहता। उसका चेहरा सख्त हो जाता है। वो गुस्से से उसकी तरफ मुड़कर कहता है अपने काम से काम रखो और यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर सोर्ड मेडन भी बिना रुके वहां से चल पड़ती है। जाते हुए वो ठंडी आवाज में कहती है ठीक है, अब जब हम सब दोबारा जन्म ले चुके हैं, मैं कसम खाती हूँ कि इस बार मैं तुम्हें सच में एक मिजरेबल एंड दूंगी। चलते हुए वो अपने आप से सोचती है लुइस मेरे पास इनेट सोर्ड बॉडी है, अगर तुम्हारी वजह से ये सब ना होता मेरी जिंदगी बहुत ज्यादा ग्लोरियस होती। बाहर कदम रखते हुए वो इमोशनल आवाज में कहती है फादर, मदर, ब्रदर, तुम्हारी बेटी फाइनली वापस आ रही है। पीछे से लुइस उसे चू मैनर की तरफ इतने इमोशनल कदमों के साथ देखता हुआ देखता है। उसके चेहरे पर फिर से वही ईविल स्माइल आ जाती है और वो धीरे से बोलता है एक बाप, एक बेशरम माँ, एक बेकार भाई और ये बेचारी लड़की। फिर वो सोचता है जब तुम वापस जाओगी तब समझोगी कि असली डेविल्स केव क्या होती है। इस लाइफ में मैं उन पर बिल्कुल भी मर्सी नहीं दिखाने वाला। उन 8 औरतों की चेन्स अब मुझे कभी बाइंड नहीं करेंगी। चाहे कुछ भी हो, मैं इस बार एक और भी हायर रिल्म तक जरूर असेंड करूंगा। जैसे ही एमसी रूम का डोर बंद करने वाला होता है, अचानक जोर का धमाका होता है। डोर टूट जाता है और एक लंबी टांग सीधा अंदर आकर उस पर अटैक करती है। उस मोमेंट लुइस के दिमाग में सिर्फ एक नाम गूंजता है, फेरी रेड सिल्क। लेकिन अगले ही सेकंड वो खुद को करेक्ट करता है, नहीं, इस लाइफ में उसका नाम अभी भी यू हांगलिंग है। फिर क्लियरली दिखाई देता है कि जो लड़की डोर तोड़कर अंदर आई है वो और कोई नहीं बल्कि वही है। गुस्से से भरी यू हांगलिंग एमसी के सामने खड़ी होकर उसका नाम चिल्लाती है। एक सेकंड भी सोचे बिना वो उस पर अटैक कर देती है और चीख कर कहती है आज मैं तुम्हें जरूर मार दूंगी। लेकिन लुइस की स्ट्रेंथ उसके लेवल से बहुत ऊपर है। बिना कोई टेक्निक यूज किए वो एक हाथ से उसकी गर्दन पकड़ लेता है, उसे हवा में उठा लेता है और उसी की टांग से उसे उल्टा लटका देता है। यू हांगलिंग को समझ ही नहीं आता कि सब इतनी जल्दी कैसे हो गया। लुइस धीरे धीरे उसके पास आता है और डेडली टोन में कहता है अब भी मुझ पर अटैक करने की हिम्मत करती हो। वो उसे इतना टाइटली लॉक कर देता है कि यू हांगलिंग अपने हाथ या पैर तक नहीं हिला पाती। डर और हकलाते हुए आवाज में वो कहती है तुम क्या कर रहे हो।
हो, लेकिन लुइस का उसके साथ ज्यादा कुछ करने का इरादा नहीं है। उसे पहले से पता है कि आगे चलकर इस लड़की की किस्मत भी कुछ खास नहीं होने वाली है। वो ठंडी आवाज में कहता है, आज तुम अपने हाथों से मेरा डोर ठीक करोगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं यही तुम्हारी गर्दन तोड़कर तुम्हारी लाइफ खत्म कर दूंगा। पूरा लॉक होने के बाद भी यू हांगलिंग कांपते हुए बोलती है, मैं मना करती हूँ, अगर तुम्हारी वजह से ये सब ना होता तो मैं अभी फोन वू के साथ होती। ये सुनकर लुइस हल्की सी हंसी हंसता है और जवाब देता है, तो फिर इस लाइफ में भी अगर तुम्हें उसे ढूंढना है तो तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, है ना। ये सुनते ही यू हांगलिंग का चेहरा सख्त हो जाता है, डर उसके पूरे बॉडी में फैल जाता है और वो कांपते हुए बोलती है, मैं ठीक कर दूंगी, मैं डोर रिपेयर कर दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन लुइस उसकी गर्दन पर अपनी ग्रिप और टाइट कर देता है। उस वक्त यू हांगलिंग अपने दिमाग में सोचती है, साला पास्ट में वापस आने के बाद भी मैं इसका मुकाबला नहीं कर पा रही। जैसे ही वो पूरी तरह हार मान लेती है, लुइस उसे कीड़े की तरह जमीन पर फेंक देता है और सख्त आवाज में कहता है, अब काम शुरू करो और जब तक मैं वापस आऊं अगर ये डोर ठीक ना मिला तो तुम खत्म हो। यू हांगलिंग किसी तरह खुद को संभालकर खड़ी हो जाती है। गुस्से और मजबूरी में वो एमसी पर चिल्लाकर कहती है, लुइस कम से कम पिछली लाइफ में हम दाव कंपेनियंस थे, तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कैसे कर सकते हो। ये सुनकर लुइस का चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस रहता है। बर्फ जैसी ठंडी आवाज में वो जवाब देता है, वो पास्ट में था, इस लाइफ में तुम और मैं एक दूसरे के लिए कुछ भी नहीं है। ये शब्द यू हांगलिंग पर बिजली की तरह गिरते हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा, बेइज्जती और मजबूरी सब क्लियरली दिखने लगता है। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं बचता और यहीं से सीन चेंज हो जाता है। अब हमें एक खूबसूरत गार्डन एरिया दिखाया जाता है। हर तरफ कलरफुल फूल खिले हैं, एटमॉस्फेयर पीसफुल है और हवा में हल्की सी स्पिरिचुअल एनर्जी बह रही है। लुइस इस गार्डन में एंटर करता है। यहाँ पे एक बहुत ही एंजेलिक और ब्यूटीफुल औरत प्लांट्स का ख्याल रख रही होती है। ये बाइट सॉन्ग है। जैसे ही लुइस इस जगह पर कदम रखता है, बाइट सॉन्ग तुरंत उसकी प्रेजेंस फील कर लेती है। वो आगे देखती है और लुइस रिस्पेक्ट के साथ उसे ग्रीट करता है, उसे मास्टर कहकर। लेकिन लुइस को देखते ही बाइट सॉन्ग का एक्सप्रेशन अचानक बदल जाता है। वो सीधा सरप्राइज में पूछती है, अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लाइफ क्यों बची है। अपने मास्टर से इतना डायरेक्ट सवाल सुनकर लुइस एक पल के लिए हेजिटेट करता है। हल्का सा सिर खुजाते हुए वो कहता है, ये डिसाइपल की स्किल्स थोड़ी कम पड़ गई। ब्रेक थ्रू फोर्स करने के लिए कल्टिवेशन सेशन के दौरान मैंने अपनी 9 लाइफ्स को एक में मर्ज कर दिया, इसीलिए अब सिर्फ एक लाइफ बची है। बाइट सॉन्ग का गुस्सा अब क्लियरली दिखने लगता है। उसे सख्ती नजर से देखते हुए वो कहती है, मैंने चायोन पावर को सप्रेस करने का तरीका ढूंढ लिया है, इसीलिए पास्ट लाइफ की बातों को एक ड्रीम समझकर भूल जाओ। हम कभी भी उन चीजों को दोबारा होने नहीं देंगे। फिर वो और तेज आवाज में ऐड करती है, और अगर ऐसी गंदी और धोखेबाज सोच फिर कभी तुम्हारे दिमाग में आई तो मैं एक पल के लिए भी हेजिटेट नहीं करूंगी तुम्हारी एग्जिस्टेंस को इस सेक्ट से मिटा देने में। लुइस शांति से जवाब देता है, ये डिसाइपल मास्टर्स टीचिंग्स को अपने दिल में कार्व कर लेगा। बाहर से वो ओबीडियंट दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर हल्की सी हंसी हंसते हुए सोचता है, क्या तुम सच में सोचती हो कि तुम्हें कोई मेथड मिल गया? अगर मैंने चायोन पॉइजन अपने ही बॉडी में ट्रांसफर ना किया होता तो क्या तुम कभी मोंगियन एम्प्रेस बन पाती? यहाँ हमें क्लियरली समझ आता है कि बाइट सॉन्ग भी पास्ट लाइफ में एमसी की एम्प्रेसेस में से एक थी, जो अब इस लाइफ में उसकी मास्टर के रूप में दिख रही हैं। सीन फिर चेंज होता है। एमसी अकेला एक माउंटेन पीक पर बैठा है। आसमान और नीचे की दुनिया को देखते हुए वो खुद से कहता है, मेरी कल्टीवेशन बेस फिर से ची कंडेंसेशन के 5th स्टेज पर गिर गई है। लगता है मुझे सब कुछ जीरो से दोबारा ग्राइंड करना पड़ेगा। फिर वो धीरे से बोलता है, ओल्ड फ्रेंड, क्या तुम अभी भी मेरे साथ हो? तुरंत उसके सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन खुल जाता है। 3 ऑप्शंस दिखते हैं, कल्टीवेशन, डिडक्शन, एनलाइटनमेंट। एक रोबोटिक आवाज गूंजती है, मैं यही हूँ होस्ट, तुम्हें क्या चाहिए? ये आवाज सुनकर लुइस को एक अजीब सा रिलीफ फील होता है। हल्की सी स्माइल के साथ वो कहता है, शुक्र है तुम भी मेरे साथ आ गए। लेकिन रुको, क्या अब तुम्हें ऑपरेट करने के लिए एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती? एक हल्की सी डिंग साउंड के साथ आवाज जवाब देती है, अब मैं खुद हेवनली डाओ बन चुका हूँ, मुझे एनर्जी की क्या जरूरत? लुइस सिर हिलाता है और कहता है, सही बात है, लेकिन हेवनली डाओ बनकर तुम थोड़े ज्यादा ही रूथलेस नहीं हो गए? वो कंप्लेन करता है, क्या सच में जरूरी था कि तुम सबसे डेंजरस टॉप ट्रिब्यूलेशन मेरे सिर पर गिराओ? वो काम और मर्सीलेस आवाज जवाब देती है, बिल्कुल जरूरी था, आखिर तुम मेरे होस्ट हो, अल्टीमेट चैलेंज प्रिपेयर करना मेरा फर्ज है। लुइस का चेहरा लटक जाता है। वो सूखी आवाज में कहता है, बहुत शुक्रिया। फिर गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, चलो कल्टीवेशन शुरू करते हैं। सिस्टम उसकी सार्केज्म को इग्नोर करता है और कैजुअली रिप्लाई करता है, यू आर वेलकम। 9 लाइफ अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर की कल्टीवेशन इनिशिएट की जा रही है। सीन फिर सोर्ड मेडन पर शिफ्ट होता है। चूज सोर्ड मैनर के बाहर लंबी सीढ़ियां दिखाई देती है। थकी हुई सोर्ड मेडन एक एक कदम चढ़ रही होती है। हर सीढ़ी जैसे एक अलग टेस्ट लग रही होती है। फिर भी किसी तरह वो ऊपर तक पहुंच जाती है। मैनर के सामने खड़ी होकर वो सांस फूलते हुए कहती है, फादर, मदर, मैं वापस आ गई। उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसे लगता है अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन गेट पर खड़ा गार्ड उसे देखकर शॉक हो जाता है। वो सोचता है, क्या ये सच में एल्डेस्ट मिस है? ये वापस क्यों आ गई? फिर वो उसका रास्ता रोककर सख्ती से चिल्लाता है, ये भिखारी यहाँ कैसे चढ़ाया? तुम जैसे कचरे का चूज स्वॉर्ड मैनर में कोई जगह नहीं, निकल जाओ यहाँ से। स्वॉर्ड मेडन कंफ्यूज हो जाती है और कहती है, मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं एल्डेस्ट मिस चूलिंग हूँ। जब वो पीछे नहीं हटती, गार्ड अपनी तलवार निकाल लेता है और चिल्लाता है, बेशरम चूहिया, एल्डेस्ट मिस बनकर ड्रामा करने की हिम्मत कैसे हुई? अचानक चूलिंग नंगे हाथ से उस ब्लेड को पकड़ लेती है और इमोशनल आवाज में कहती है, चुसी, मुझे ध्यान से देखो, मैं चूलिंग हूँ। तुम मुझे बचपन में गोद में उठाते थे और मेरे लिए कैंडीज खरीदते थे, याद है? लेकिन गार्ड उसका हाथ झटक देता है और चिल्लाता है, तुम्हारे अंदर चू फैमिली का खून ही नहीं है, तुम वापस क्यों आई हो? अंदर ही अंदर वो पैनिक करता है। सोचता है, ये मुश्किल से उस शैतान की गुफा से बचकर निकली थी, दोबारा अपने आप को कब्र में फेंके क्यों आई? चूलिन रोते हुए कहती है कि चाहे वो बायोलॉजिकल ना
हो, फिर भी उसके पेरेंट्स ने उसे अपने खून जैसा ट्रीट किया था। ये सुनकर एक और गार्ड सच समझ जाता है और चिल्लाता है, ये तो सच में एल्डेस्ट मिस है। चूलिंग वापस आ गई। मैनर के अंदर हल्ला मच जाता है। मैनर लॉर्ड, जो उसका सो कॉल्ड फादर है, झूठी चिंता दिखाते हुए बाहर दौड़ कर आता है। उसकी वाइफ भी साथ होती है। चूलिंग दौड़कर अपने फादर को गले लगा लेती है और रोकर कहती है, फादर मैं वापस आ गई। उसकी मदर झूठी ममता के साथ उसके आंसू पोंछती है और पूछती है वो कहाँ थी। चूलिंग कहती है कि उसे ग्रेट डाओ सेक्ट ने हॉस्टेज बना लिया था और वो चुपके से वहां से भाग कर आई है। उसी वक्त एक आदमी वहां आता है और चूलिंग को देखते ही उसके पैर कांपने लगते हैं। अंदर ही अंदर वो सुकून की सांस लेता है और सोचता है, शुक्र है मेरा स्केप गोट वापस आ गया, अब मैं बच जाऊंगा। ये आदमी चूहे है, चूलिंग का एल्डर ब्रदर। सीन चैप्टर 2 पे शिफ्ट होता है और वापस लुइस पर आता है। वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ कल्टीवेट कर रहा होता है। हमें बताया जाता है कि ये फर्स्ट हेवन है, सबसे वीक वर्ल्ड जो कई रेल्म्स में डिवाइड है। प्रीनेटल, पोस्टनेटल, ची गैदरिंग, ओरिजिन कोर, शैटरिंग, इन्फेंट वॉइड, रिफाइनिंग, डाओ इंटीग्रेशन। पास्ट लाइफ के एक्सपीरियंस के साथ लुइस सिर्फ 15 दिन में कल्टीवेट करके ची रिफाइनिंग के 9th लेयर तक पहुंच जाता है और फिर ओरिजिन कोर फॉर्मेशन शुरू करता है। लेकिन अचानक उसे कुछ गलत महसूस होता है। उसका चेस्ट हैवी हो जाता है, सांस रुकने लगती है और वो खून खांस देता है। वो बोलता है, ये क्या हो रहा है? सिर्फ मेरी आधी ची कोर फॉर्मेशन में हेल्प कर रही है, बाकी पत्थर जैसी लग रही है। एनालिसिस के बाद सिस्टम अनाउंस करता है, सेलेस्टियल रिजिडिटी पॉइजन डिटेक्टेड इनसाइड योर बॉडी। लुइस दांत भींच लेता है। उसे समझ आ जाता है कि उन औरतों ने सिर्फ इनयांग गू ही नहीं यूज किया था, बल्कि इंश्योरेंस के लिए ये पॉइजन भी उसके अंदर डाल दिया था ताकि वो कभी दोबारा राइज ना कर सके। लेकिन उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं और वो कहता है, उन्हें नहीं पता, मेरे पास अभी भी एक ट्रम्प कार्ड है। वो सिस्टम से एक मेथड पूछता है। सिस्टम जवाब देता है कि ओरिजिन कोर में ब्रेक थ्रू करके जब ट्रू ची को ट्रू एसेंस में कन्वर्ट किया जाएगा तब ये पॉइजन डिसॉल्व हो जाएगा। लुइस को याद आता है कि पास्ट लाइफ में उसने एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल बनाई थी जो फोर्सफुली ब्रेक थ्रू करवा सकती थी, लेकिन वो पिल उसने प्रीवियस लाइफ में यू हांगलिंग को गिफ्ट कर दी थी। उसकी मुट्ठी कस जाती है। इस लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अचानक आसमान में मूवमेंट होती है। एक जायंट क्रेन अनाउंस करता है कि यू हांगलिंग सिर्फ 1 मंथ और 17 डेज में ची गैदरिंग परफेक्शन तक पहुंच गई है और सेक्ट का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे सुप्रीम ग्रेड रिटर्न टू ओरिजिन पिल्स की एक बॉटल मिलती है। लुइस आंखें सिकोड़कर एक डेंजरस स्माइल देता है। फ्यूचर एम्प्रेस होने के हिसाब से एक्सपेक्टेड है। उसकी स्पीड सच में टेरिफाइंग है। सिस्टम के साथ भी मैं सिर्फ 2 दिन ही आगे हूँ। 1 सेकंड वेस्ट किए बिना वो माउंटेन पीक से नीचे जंप करता है। सिस्टम पूछता है, होस्ट तुम कहाँ जा रहे हो? लुइस शांत आवाज में जवाब देता है, एक वॉइड रिफाइनिंग एक्सपर्ट की टूम में। मैं रिटर्न टू ओरिजिन पिल वापस लेने जा रहा हूँ जो असल में मेरी ही है। इसके बाद सीन चेंज होता है। अब हमें एक एंशिएंट टूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो ट्रेड डाउ से लगभग 500 किलोमीटर दूर एक घने जंगल के बीच में लोकेटेड है। इस जगह की हवा हैवी लगती है और हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई है। उसी टूम की गहराइयों में चलते हुए यू हांगलिंग पहले ही वहां पहुंच चुकी होती है। अंदर कदम रखते ही वो सोचती है, मेरी प्रीवियस लाइफ की मेमोरीज के हिसाब से लोग इस जगह को पूरे 1 महीने बाद डिस्कवर करेंगे, मतलब अभी यहाँ सिर्फ मैं ही हूँ। पूरी कॉन्फिडेंस के साथ हैंगलिंग एक केव के अंदर जाती है। सामने पड़ा दरवाजा खोलकर वो एक पतले से पैसेज में आगे बढ़ने लगती है। चलते हुए उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही होती है कि इस जगह के सबसे प्रेशियस ट्रेजर्स यहीं छुपे हुए हैं। वो सोचती है कि इन ट्रेजर्स में 9 लाइव्स अनडाइंग हेवनली स्क्रिप्चर का एक फ्रैगमेंट है और साथ ही एक परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल भी। तेज कदमों से आगे बढ़ते हुए वो आखिर उन ट्रेजर्स के सामने पहुंच जाती है। सबसे पहले वो 9 लाइफ हेवनली स्क्रिप्चर उठाती है और खुशी से मुस्कुराकर कहती है, देखा भाई, इस बार मैं तुमसे 1 कदम आगे हूँ। लेकिन जैसे ही वो स्क्रिप्चर खोलकर अंदर देखती है उसकी आंखें शॉक से खुली की खुली रह जाती है। अगले ही सेकंड उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो पूरी तरह से डिसबिलीफ में चली जाती है। हमें दिखाया जाता है कि उस स्क्रिप्चर के अंदर लुइस की हैंडराइटिंग में शांत और प्यार से लिखा हुआ है, बिच तुम बहुत लेट हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके साथ कुछ गोल्डन स्केचेस भी आराम से बने हुए हैं। ये सब देखकर हैंगलिंग की आवाज कांपने लगती है। हकलाते हुए वो बोलती है, ये। अचानक गुस्से से पागल होकर वो किताब जमीन पर फेंक देती है और चीख कर बोलती है, लुइस तुम कमीने। जैसे ही किताब जमीन पर गिरती है पूरी टूम के अंदर डजन्स येलो गोल्डन लेजर लाइट्स एक्टिवेट हो जाती है और उसे हर तरफ से घेर लेती है। ये देखकर हैंगलिंग पूरी तरह से डर जाती है। ऊपर देखकर जोर से चिल्लाती है, लुइस मुझे यहाँ से बाहर निकलने दो। लेकिन चाहे वो कितना भी चिल्लाए वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता। टूम बिल्कुल खामोश रहती है। इसके बाद सीन फिर चेंज होता है। अब हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। यू हांगलिंग एक्सट्रीम गुस्से में सीधा एमसी के घर की तरफ आती दिखाई देती है। बिना रुके वो अंदर घुसती है और डोर को लात मारकर खोल देती है। अंदर आते ही वो चिल्लाती है, बाहर आ जाओ तुम। जैसा हम देख सकते हैं उसका पूरा बॉडी वुंड्स और इंजरीज से भरा हुआ है। हर जगह स्क्रैचेस और मार्क्स दिख रहे हैं। इंजरीज लाइफ थ्रेटनिंग नहीं लगती, लेकिन ये क्लियर है कि इन 3 दिन में उसने बहुत सफर किया है। इसीलिए वो बिना सोचे समझे अपने गुस्से में यहाँ आ गई। वैसे भी इस सीरीज में ज्यादा कैरेक्टर्स के नाम मुझे काफी सिमिलर लगते हैं, इसीलिए नाम थोड़ा चेंज करना बेटर लगता है। उसका
असली नाम यू हांगलिंग है, लेकिन अब से हम उसे एंग्री वुमन कहेंगे, और ऑनेस्टली इससे बेटर नाम उसके लिए हो ही नहीं सकता। ये एंग्री वुमन एमसी के घर में घुसने की कोशिश करती है और बिना सांस लिए उस पर चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन अचानक एक एनर्जी पाम अटैक आता है और सीधा उसके स्टमक पर लगता है। उसके मुंह से जोर की चीख निकलती है और उसका बॉडी हवा में उछलकर दूर जा गिरता है। जमीन पर घिसते हुए वो एमसी के कोर्टयार्ड में टकराकर रुक जाती है। दर्द से कराहते हुए वो दांत भींचती है और आह की आवाज निकालती है। तब सामने से एक शांत लेकिन ठंडी आवाज आती है, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कभी नहीं सिखाया कि किसी के घर में घुसने से पहले डोर नॉक करना चाहिए? ये सुनकर एंग्री वुमन बुरी तरह से शॉक हो जाती है। अंदर ही अंदर आग उगलते हुए वो सोचती है, लुइस तुम अब हद पार कर रहे हो। मैं झुकने से पहले मरना पसंद करूंगी। लेकिन ये सब वो सिर्फ अपने दिमाग में ही सोच सकती थी। रियलिटी में वो सिर्फ गुस्से में दांत पीस सकती थी। सच ये था कि इस वक्त उसे लुइस की जरूरत थी, और जब जरूरत होती है तो प्राइड भी निगलनी पड़ती है। इसीलिए वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है, खड़ी होती है और इस बार पोलाइटली डोर नॉक करके कहती है, सीनियर ब्रदर क्या आप डोर खोल सकते हैं? अंदर से बिना एक सेकंड वेस्ट की आवाज आती है, यहाँ से दफा हो जाओ। ये सुनते ही एंग्री वुमन का खून और ज्यादा खौल उठता है। वो जोर जोर से डोर पे थपथपाने लगती है और चिल्लाती है, क्या तुमने उस टूम के अंदर से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली? लेकिन उसके सवाल का जवाब शब्दों में नहीं आता। डोर अपने आप खुल जाता है और उसी मोमेंट कई एनर्जी अटैक्स बाहर निकलकर एक के बाद एक उस पर लगते हैं। डायरेक्ट हिट्स की वजह से उसका बॉडी फिर से दूर जा गिरता है, लेकिन इस बार वो किसी तरह अपना बैलेंस संभाल लेती है। गहरी सांस लेकर खुद को काम करने की कोशिश करती है और सोचती है, शांत रहो, गुस्सा मत करो, सब अंदर रखो। फिर दांत भींचकर वो एक बार और पूछती है, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रही हूँ, क्या तुमने उस टोम से परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ली थी? अंदर से एमसी की वही काम और मर्सिलेस आवाज आती है, नहीं, अब यहाँ से निकल जाओ। ये सुनते ही एंग्री वुमन का सब्र टूट जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा भर जाता है। उसके बॉडी से एनर्जी फूटने लगती है और अपनी पावर्स एक्टिवेट करके वो सीधा लुइस पर अटैक करने दौड़ पड़ती है। वो चीख कर कहती है, लेने की हिम्मत है लेकिन मानने की नहीं। लुइस अब मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगी। लेकिन तभी अचानक एमसी की मास्टर उसके सामने अपीयर हो जाती है। वो अपनी ऑरा रिलीज करती है और उसी पल हैंगलिंग की सारी मूवमेंट्स लॉक हो जाती हैं। उसकी आवाज में गहरा प्रेशर होता है जब वो कहती है, हैंगलिंग काम डाउन। ये सुनते ही हैंगलिंग का सारा गुस्सा जैसे हवा में उड़ जाता है। उसका चेहरा बदल जाता है और कांपते हुए आवाज में वो कहती है, मास्टर। अगला ही सेकंड वो घुटनों पर गिर जाती है और एक बच्चे की तरह जोर जोर से रोने लगती है। वो रोते हुए बोलती है, मास्टर उसने मुझे मारा। फिर वो सब कुछ बढ़ा चढ़ा कर बताती है, जैसे पूरी गलती दूसरी साइड की हो। सब सुनने के बाद उसकी मास्टर धीरे से एमसी की तरफ मुड़ती है और सख्त आवाज में पूछती है, लुइस तुमने अपनी जूनियर सिस्टर पर हाथ क्यों उठाया? यहाँ एक बात क्लियर करनी जरूरी है। पिछले एपिसोड में मैंने कहा था कि शायद ये मास्टर एमसी की प्रीवियस लाइफ की वाइफ हो सकती है, लेकिन अब तक के रिएक्शंस और बिहेवियर देखकर ये बिल्कुल क्लियर नहीं लगता। स्टोरी ने अभी तक ऐसा कुछ कंफर्म नहीं किया और उसके एक्सप्रेशंस भी ऐसा कोई रिलेशनशिप शो नहीं करते। हाँ, इतना जरूर लगता है कि मास्टर होने के नाते उसे पता है कि एमसी के पास पहले 9 लाइफ्स थी और अब सिर्फ एक बची है। शायद इसी वजह से वो समझ पा रही है कि एमसी अपनी प्रीवियस लाइफ्स का गुस्सा लेकर पास्ट में वापस आया है। बाकी सच हमें स्टोरी आगे बढ़ने पर पता चलेगा। फिलहाल कहानी कंटिन्यू करते हैं। जब उसकी मास्टर ये सवाल पूछती है, लुइस अपनी आंखें खोलता है और गुस्से में जवाब देता है, ये बिना नॉक की अंदर घुसाई, इसमें जरा भी मैनर्स नहीं है। लुइस की बात सुनकर उसकी मास्टर ज्यादा आर्ग्यू नहीं करती। वो शांत कदम से हैंगलिंग के पास जाती है, उसे खड़ा होने में हेल्प करती है और नरम आवाज में कहती है, फिर भी आखिर ये तुम्हारी जूनियर सिस्टर है, इस बात को यहीं खत्म कर देते हैं। फिर हैंगलिंग की तरफ देखकर वो पूछती है, वैसे तुम आज लुइस के पास क्यों आई थी? ये सुनते ही एंग्री वुमन सीधा एमसी की तरफ उंगली दिखाकर जोर से कहती है, इसने परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल ले ली है, इसका उससे कोई काम नहीं, इसलिए मैं उसके बदले में कुछ ट्रेड करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर लुइस की मास्टर एमसी की तरफ मुड़ती है और थोड़ी सॉफ्ट टोन में कहती है, लुइस तुम्हारी एप्टीट्यूड एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तुम्हें परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों ना तुम इसे अपनी जूनियर सिस्टर को दे दो, तुम्हें अगर कुछ और चाहिए होगा तो मैं तुम्हें दे दूंगी। इतनी काम और रीजनेबल बात सुनने के बाद भी लुइस के एक्सप्रेशन में जरा भी चेंज नहीं आता। वही बैठने की पोस्चर में वो ठंडी आवाज में जवाब देता है, सॉरी लेकिन मुझे भी ये परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल चाहिए। ये सुनते ही एंग्री वुमन फिर से भड़क उठती है और चिल्लाती है, क्या बकवास कर रहे हो लुइस? क्या तुम्हें लगता है कि इस पिल के बिना मैं अपना ओरिजिन कोर कंडेंस नहीं कर सकती? उसकी लगातार चीख से लुइस की कंसंट्रेशन टूट जाती है। वो धीरे से उठता है, अपनी स्लीव के अंदर हाथ डालता है और वही रिटर्न टू ओरिजिन पिल बाहर निकाल लेता है। फिर वो एक गहरी सांस लेता है। ये देखकर उसकी मास्टर का चेहरा खिल उठता है और वो खुशी से कहती है, बस अब बात बनी, गुड बॉय। वो उसे और प्रेस करने ही वाली होती है कि अचानक एटमॉस्फेयर फिर से बदल जाता है। उसी पल एमसी हल्की सी स्माइल देता है। एक हल्की सी आवाज के साथ वो पिल सीधा अपने मुंह में डाल लेता है, अपनी मास्टर के सामने ही उसे चबाकर निगल लेता है। ये देखकर उसकी मास्टर बुरी तरह शॉक हो जाती है। उसकी आंखें फैल जाती हैं और सख्त आवाज में कहती है, लुइस तुमने ये क्या किया? तुम्हारी मास्टर तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड है। वो कुछ और कह पाती उससे पहले ही वहां खड़ी एंग्री वुमन गुस्से से फट पड़ती है। दांत पीसे हुए वो मुड़कर जाते जाते चिल्लाती है, लुइस रुक जाओ, मैं अपना सीक्रेट कोर कंडेंस करूंगी और इस बेइज्जती का पूरा बदला लूंगी। उसकी खुली दुश्मनी देखकर मास्टर का चेहरा और हैवी हो जाता है। गहरी सांस लेकर वो कहती है, मुझे पता
पता है तुम्हारे अंदर अभी भी बहुत गुस्सा है, लेकिन क्या इतना एक्सट्रीम जाना जरूरी था? इस डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ सीन चेंज हो जाता है। अब हमें स्वॉर्ड मैनर का सीन दिखाया जाता है। यहाँ स्वॉर्ड मेडन आराम से बैठी है और कोई उसे स्पून से खाना खिला रहा है। उसकी मदर प्यारी और नरम आवाज में कहती है, तुम्हारी माँ ने ये एमरल्ड राइस कंजी अपने हाथों से सिर्फ तुम्हारे लिए बनाई है, चखकर बताओ कैसी है। जैसे ही वो उसे खाती है उसका चेहरा खिल उठता है। खुशी और इमोशन के साथ वो कहती है, थैंक यू मदर, इस पूरी दुनिया में सिर्फ आप ही मुझे सबसे अच्छा ट्रीट करती है। इस लाइफ में मैं कभी भी आप और फादर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। ये सुनकर उसकी मदर हल्की सी स्माइल करती है और मजाक में पूछती है, सच में अपने बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा? स्वॉर्ड मैडन मुस्कुराकर जवाब देती है, उन्होंने मुझे जन्म देने के बाद ही गायब हो गए थे। आपके प्यार से उनकी कंपैरिजन कैसे हो सकती है? ये सुनकर उसकी मदर धीरे से हंसती है और कहती है, ठीक है बस अब थोड़ा आराम करो। स्वॉर्ड मैडन हल्की सी आवाज में कहती है, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी मदर अजीब तरीके से हंस रही होती है, एक रिलीफ भरी और डरावनी हंसी। वो सोचती है, हम बच गए, हम सच में बच गए, अब हमारा पूरा परिवार सेफ है। दूसरी तरफ स्वॉर्ड मैडन को अचानक बहुत ज्यादा नींद आने लगती है। उसकी आंखें भारी हो जाती है और वो हल्की सी घबराहट में पूछती है, मदर मुझे अचानक इतनी नींद क्यों आ रही है? ऐसा अनकंफर्टेबल फीलिंग मुझे कभी नहीं हुआ। जोर लगाकर वो अपनी ऑरा रिलीज करती है और अंदर ही अंदर कमांड देती है, ग्रेट लोटस स्वॉर्ड स्क्रिप्चर सर्कुलेट करो, बताओ मेरे बॉडी में क्या गलत है। लेकिन रिजल्ट देखकर उसका दिल डूब जाता है। वो शॉक में कांप उठती है, क्या मुझे पॉइजन दिया गया है? ये कैसे हो सकता है? क्या ये एमरल्ड राइस कंजी की वजह से है? तभी डोर पर नॉक होता है। एक आवाज आती है, क्या तुम सो गई? कंफ्यूज्ड और डरे हुए वो तुरंत सीधी लेट जाती है, ब्लैंकेट अपने ऊपर खींच लेती है और गहरी नींद का नाटक करती है। डोर धीरे से खुलता है। उसकी मदर अंदर आती है और उसके साथ 3 और लोग होते हैं। इस बार उसकी आवाज में कोई स्वीटनेस नहीं होती। ठंडी और भारी आवाज में वो कहती है, अच्छा पॉइजन काम करना शुरू कर चुका है, अब हम अपना काम शुरू कर सकते हैं। उन 3 में से एक आगे बढ़ता है। वो कोई और नहीं बल्कि स्वॉर्ड मेडन का अपना भाई होता है। अपनी मदर को मुस्कुराकर वो कहता है, मदर लोग सही कहते हैं, जितना पुराना अदरक होता है उतना ही तेज होता है। माँ और बेटा दोनों स्वॉर्ड मेडन की तरफ खतरनाक नजरों से देखते हैं। मदर ठंडी आवाज में कहती है, चलो इसे उठाओ और हमारे ओल्ड एंसेस्टर के पास ले चलो। ब्रदर डरावनी हंसी हंसता है, लेकिन उन्हें जरा भी पता नहीं होता कि स्वॉर्ड मेडन अभी भी होश में है। वो सब कुछ क्लियरली सुन रही है। हर एक शब्द उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रहा है। अपनी ही माँ और भाई से ऐसी डरावनी बातें सुनकर वो पूरी तरह टूट जाती है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बहने लगते हैं। वो अंदर ही अंदर रो रही है, चिल्ला रही है, लेकिन उसका बॉडी उसका साथ नहीं दे रहा। उस पैल स्वॉर्ड मेडन को समझ आता है कि जिस घर को वो दुनिया की सबसे सेफ जगह समझती थी, वही उसकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पिंजरा बन चुका है। हमें दिखाया जाता है कि 2 सर्वेंट्स स्वॉर्ड मेडन को उठाकर एक डायरेक्शन में ले जा रहे हैं और उनके बिल्कुल पीछे स्वॉर्ड मेडन का पूरा परिवार भी साथ चल रहा है। तभी स्वॉर्ड मेडन का फादर एक सर्वेंट को बुलाता है और पूछता है, क्या तुमने चूई का ख्याल रख लिया? ये चूई वही गार्ड है जिसने शुरू में स्वॉर्ड मेडन को अंदर आने से रोका था। सर्वेंट जवाब देता है, माय लॉर्ड, हमने चूई और उसकी पूरी फैमिली का काम तमाम कर दिया है, एक भी सर्वाइवर नहीं बचा। ये सुनकर मैनर लॉर्ड की भौहें चिढ़कर ऊपर उठ जाती हैं और वो ठंडी आवाज में कहता है, एक्सेलेंट, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक छोटा सा सर्वेंट मेरी इतनी बड़ी प्लान को खराब कर सकता था। फिर गुस्से से नाक से सांस छोड़ते हुए वो अपने बेटे की तरफ देखकर कहता है, अगर वो अचानक वापस आकर खुद अपनी जान देने ना आती तो आज स्वॉर्ड सैक्रिफाइस के लिए तुम्हें चढ़ाया जाता। इस बार तुम्हारी जान बच गई, इसलिए इसे एक लेसन समझो। शराब और अय्याशी में अपने दिन बर्बाद करना बंद करो और कभी अपना दिमाग भी यूज करो। लेकिन कहावत है ना, जैसा बाप वैसा बेटा। उसका बेटा तुरंत सारी एक्सपेक्टेशंस हवा में उड़ा देता है और सुकून की सांस लेकर कहता है, हाँ फादर, मेरी गलती थी, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब से पूरी मेहनत से कल्टीवेशन करूंगा। इन लोगों को बिल्कुल पता नहीं होता कि स्वॉर्ड मेडन उनकी हर बात क्लियरली सुन रही है। जब वो ये सुनती है कि वो सिर्फ मरने के लिए वापस आई है तो अंदर ही अंदर टूट कर रो पड़ती है। उसे समझ आ जाता है कि उसे बचपन से सिर्फ एक सैक्रिफाइस बनाने के लिए पाला गया था। तभी पीछे से उसका ब्रदर उसे गंदी नजर से देखते हुए डार्क एक्सप्रेशन के साथ कहता है, वैसे भी ये मरने वाली है तो क्यों ना पहले मैं इसके साथ थोड़ा मजा कर लूं, सिर्फ आधा घंटा लगेगा। लेकिन उसे गुस्से में थप्पड़ मारने के बजाय उसका फादर बस उसका कान पकड़कर जोर से खींचता है और चिल्लाता है, कैसी घटिया बकवास कर रहे हो, अगर कुछ नहीं तो नाम के लिए ही सही वो तुम्हारी बहन है। मेरे ट्रू स्वॉर्ड मैनर की रेपुटेशन को मिट्टी में मत मिलाओ। दर्द से कराहते हुए बेटा कहता है, डैड दर्द हो रहा है, वैसे भी वो 2 मरे हुए स्लेव्स की औलाद है, सिर्फ नाम शेयर करने से कोई खून का रिश्ता नहीं बन जाता। ये सुनते ही स्वॉर्ड मेडन को एक और बड़ा झटका लगता है। अंदर से कांपते हुए वो सोचती है, तो तुम लोगों ने मेरे बायोलॉजिकल पेरेंट्स को भी मार दिया। तभी पीछे से उसका ब्रदर मुस्कुराकर अपने हस्बैंड के पास आती है और कहती है, अरे छोड़ो ना, वैसे भी वो मरने वाली है, क्यों ना हमारे बेटे को 1 घंटा उसके साथ रहने दो। उसका फादर तीखी नजर से देखकर जवाब देता है, बिल्कुल नहीं, हम ओल्ड एंसेस्टर की स्वॉर्ड रिफाइनिंग को एक पल के लिए भी डीले नहीं कर सकते, वरना हमारा पूरा परिवार उसके गुस्से का शिकार बन जाएगा। अपनी सो कॉल्ड मदर को भी ऐसी घटिया बातें बोलते देखकर स्वॉर्ड मेडन के अंदर अनबेरेबल गुस्सा उठने लगता है। वो सोचती है, मैंने पूरी जिंदगी इसे अपनी माँ समझा और ये मेरे बारे में ऐसी बात कर सकती है। रिग्रेट उसके दिल को भर देता है और वो अपने मन में
धीरे से बोलती है, ल्यूइस, क्या ये वही सच है जिससे तुम मुझे बचाना चाहते थे? क्या इसीलिए तुमने मुझे कभी घर वापस जाने नहीं दिया? उसके दिमाग में पास्ट के सीन्स वापस आने लगते हैं, वो सीन्स जो पहले कभी पेनफुल नहीं लगे थे लेकिन अब जहर जैसे लग रहे हैं। उसे याद आता है जब वो ल्यूइस के साथ खतरनाक ट्रेनिंग करती थी, इतनी हार्श ट्रेनिंग कि कई बार उसकी जान सच में खतरे में पड़ जाती थी। पसीने, खून और दर्द में डूबी हुई वो कांपते हुए उससे कहती थी, यंग मास्टर, मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दो, मुझे अपने पेरेंट्स की बहुत याद आ रही है। तब ल्यूइस उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराया था, लेकिन उसकी आंखों में जरा भी मजाक नहीं था। उसे तसल्ली देते हुए उसने कहा था, वो तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स भी नहीं है, फिर तुम इतनी जल्दी वापस क्यों जाना चाहती हो? ये सुनकर स्वॉर्ड मेडन ने गुस्से में अपने गाल फुला लिए थे, जिद से मुंह फेर लिया था और कहा था, वो मुझे मेरे बर्थ पेरेंट्स से भी ज्यादा अच्छा ट्रीट करते हैं। उसे यूं मुंह फुलाकर देखकर ल्यूइस हल्की सी हंसी हंसा था और बोला था, ठीक है, बस तब तक रुक जाओ जब तक मैं उस स्वॉर्ड को रिफाइन न कर लूं, उसके बाद मैं खुद तुम्हें घर छोड़ने ले जाऊंगा। वो उसके पास आई थी और मीठी आवाज में बोली थी, यंग मास्टर, क्या बकवास कर रहे हैं? कौन सी स्वॉर्ड को रिफाइन करने में इतना टाइम लगता है? आप बस मुझे बच्चे की तरह मनाकर यहाँ रोकना चाहते हैं। फिर सीन चेंज होता है। जब स्वॉर्ड मेडन फाइनली चू स्वॉर्ड मैनर पहुंची थी तो उसके सामने का नजारा उसकी पूरी दुनिया जला गया था। पूरा मैनर आग में जल रहा था, हर तरफ धुआं, चीखे, जलती हुई लकड़ी की बदबू। उसकी टांगे साथ छोड़ गई थी, वो घुटनों के बल गिरकर रो पड़ी थी, डैड, मॉम, मैं देर से आई। उसी पल से उसके दिल में ल्यूइस के लिए नफरत पैदा हो गई थी। उसने अंदर ही अंदर कसम खाई थी, ल्यूइस, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ, मैं तुमसे बदला लूंगी। लेकिन अब सच देख और सुनकर उसके अंदर सिर्फ पछतावा रह गया था। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। दर्द से सोचते हुए वो समझ गई, ल्यूइस, जिस स्वॉर्ड की तुम बात कर रहे थे वो असल में एक डेमोनिक स्वॉर्ड थी। इस सोच के साथ सीन फिर चेंज होता है। इसी वक्त दूसरी तरफ एमसी सिस्टम की मदद से ये पूरा सीन HD क्वालिटी में देख रहा होता है। हर शब्द, हर आवाज, हर इंटेंशन उसके लिए बिल्कुल क्लियर है। सिस्टम ठंडी आवाज में कहता है, होस्ट, अफसोस की बात है कि वो अभी अनकॉन्शियस है और चू परिवार की बातें नहीं सुन सकती। ल्यूइस ये सब देखते हुए हल्की सी स्माइल करता है। सिस्टम की बात पर हंसकर कहता है, जो इंसान ग्रेट एम्परर रेल्म से वापस आया हो वो एक छोटी सी स्लीपिंग ड्रग से बेहोश कैसे हो सकता है? अभी वो बस खुद सच को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। सिस्टम पूछता है, होस्ट, क्या आप उसे बचाने का सोच रहे हैं? ये सुनकर ल्यूइस आराम से अपनी पोजीशन चेंज करता है, बिल्कुल थिएटर में बैठकर शो देखने वाले स्पेक्टेटर की तरह। मुस्कुरा कर कहता है, बचाना? इस तरह उसे सफर करते देखने में जो सेटिस्फैक्शन मिल रहा है उसकी किसी चीज से कंपैरिजन नहीं कर सकता। आखिर वो एम्परर रेल्म से वापस आई है, अब उसे मुझे बचाने की जरूरत नहीं है। सीन फिर बदल जाता है। अब सब लोग स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा एटमॉस्फेयर धीरे धीरे हैवी और डरावना होता जा रहा है। चू फैमिली एक बड़े से मैंशन के सामने पहुंचती है। स्वॉर्ड मेडन को जमीन पर लिटा दिया जाता है और पूरा परिवार उसके पीछे घुटनों पर बैठ जाता है। उसका फादर रिस्पेक्ट से एंसेस्टर को ग्रीट करता है। मैंशन के सामने एक शैडो दिखाई देती है जो धीरे धीरे क्लियर होती है। वो एक बूढ़ा आदमी है, चू काई शिंग, चू स्वॉर्ड मैनर का ओल्ड एंसेस्टर। ग्रीटिंग सुनकर वो धीरे से अपनी आंखें खोलता है और सामने पड़ी स्वॉर्ड मेडन को देखता है। उसके बॉडी को एक नजर देखकर वो ठंडी संतुष्टि से कहता है, एक्सीलेंट, अब इसे मुझे दे दो। वो खड़ा होता है और ऑर्डर देता है, चैटियन और शेफ, तुम दोनों यही रहो और इस डेमोनिक स्वॉर्ड सेरेमनी की कंप्लीशन विटनेस करो। ये सुनकर फादर और ब्रदर झुककर एंसेस्टर का शुक्रिया करते हैं। ओल्ड एंसेस्टर आगे बढ़ता है और एक बड़े से कॉल्ड्रन के नीचे आग जला देता है। कॉल्ड्रन के अंदर हवा में एक स्वॉर्ड तैर रही होती है। पहली नजर में कोई नहीं कह सकता कि वो डेमोनिक है, लेकिन जैसे ही उसकी ऑरा महसूस होती है तुरंत समझ आ जाता है कि ये एक डरावनी और प्योर डेमोनिक एग्जिस्टेंस है। स्वॉर्ड को लालच भरी नजर से देखकर ओल्ड एंसेस्टर हंसता है। इस डेमोनिक स्वॉर्ड ने मेरे 30 इयर्स का ब्लड कंज्यूम किया है, अब सिर्फ आखिरी स्टेप बाकी है। स्वॉर्ड मेडन का फादर उसे कांग्रेचुलेट करता है। जैसे ही ये स्वॉर्ड रिफाइन हो जाएगी आप सीधा शैटरिंग इन्फेंट रेल्म में असेंड कर जाएंगे। ओल्ड एंसेस्टर हाथ उठाकर कहता है, चलो शुरू करते हैं। हवा में काले आग जैसे स्वॉर्ड्स बनने लगते हैं और डेमोनिक स्वॉर्ड की तरफ बढ़ने लगते हैं। रिचुअल शुरू हो जाता है। डेमोनिक स्वॉर्ड रिएक्ट करती है, पूरा एरिया कांपने लगता है और एंसेस्टर अजीब इनकैंटेशंस बोलने लगता है। फिर वो ठंडी आवाज में कमांड देता है, इस स्वॉर्ड के लिए सैक्रिफाइस लाओ। उस पल स्वॉर्ड मेडन का फादर उसे अपनी बाहों में उठाता है और आगे बढ़ते हुए इमोशनलेस आवाज में कहता है, आज तुम हमारे ट्रू क्लैन के लिए स्वॉर्ड सैक्रिफाइस बनोगी। इतने सालों तक तुम्हें पालना बेकार नहीं गया। उसकी आवाज में ना पछतावा है ना हेजिटेशन, सिर्फ ठंडी यूटिलिटी। एक सेकंड वेस्ट किए बिना वो स्वॉर्ड मेडन को सीधा जलते हुए कॉल्ड्रन में फेंक देता है। वो भड़कती हुई आग के अंदर जा गिरती है। गर्मी हवा को चीर रही होती है, फिर भी उसके मुंह से एक भी चीख नहीं निकलती। उसका भाई जीभ बाहर निकालकर घिनौनी आवाज में कहता है, क्या वेस्ट हो गया, कितना ट्रैजिक वेस्ट। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो किसी ने इमेजिन भी नहीं किया था। आग के कॉल्ड्रन में गिरने के बावजूद स्वॉर्ड मेडन मुस्कुरा रही होती है। उसके चेहरे पर दर्द का कोई निशान नहीं, सिर्फ एक अजीब सी शांति और क्रुएल्टी। अचानक वो रिएक्ट करती है, खून थूकती है और वो खून सीधा डेमोनिक स्वॉर्ड पर जा गिरता है। जैसे ही उसका खून स्वॉर्ड को टच करता है उसमें से डरावनी आग भड़क उठती है। वाइब्रेशंस कई गुना बढ़ जाती हैं, जैसे स्वॉर्ड जिंदा हो गई हो। ये देखकर उसका फादर घबरा जाता है, ये क्या हो रहा है? और उसकी आंखों के सामने ही डेमोनिक स्वॉर्ड एक ब्लर में गायब
गायब होती है और सीधा स्वॉर्ड मेडन के हाथ में अपीयर हो जाती है। स्वॉर्ड की एनर्जी उसे सपोर्ट करने लगती है। अब आग उसे जलाती नहीं बल्कि उसे उठा लेती है। वो कॉल्ड्रॉन के अंदर हवा में तैर रही होती है और सीधा ओल्ड एंसेस्टर की तरफ देखती है। उसकी आंखों में दर्द नहीं, सिर्फ मर्डर भरा इरादा। ओल्ड एंसेस्टर शॉक में पड़ जाता है। उसका भाई चीखता है, डैड वो मरी नहीं। एंसेस्टर कांप उठता है, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही वो फुल स्पीड में आगे बढ़ती है और सीधा उसके सीने को छेदने के लिए अटैक करती है। एंसेस्टर जल्दी से एक ग्रीन स्वॉर्ड निकालता है और चिल्लाता है, डैम इट! लेकिन जैसे ही उसकी स्वॉर्ड चूलिंग की डेमोनिक ब्लेड से टकराती है, वो तुरंत टूट जाती है। उसका बॉडी पीछे उछल जाता है। वो चिल्लाता है, तुम ऐसी डेमोनिक स्वॉर्ड यूज नहीं कर सकती। वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता। अगला ही पल उसकी ब्लेड जहरीली सांप की तरह मूव करती है और 1 सेकंड में उसका सर उसके बॉडी से अलग हो जाता है। खून हर तरफ बरसने लगता है। अपनी स्वॉर्ड से खून झटकते हुए वो ठंडी आवाज में कहती है, डेमोनिक स्वॉर्ड्स को डीमंस को काटने के लिए बनाया जाता है। उसका गुस्सा अब अपने पीक पर पहुंच चुका है। धोखा, पछतावा और नफरत ने उसके दिल को पूरी तरह जला दिया है। 2 जिंदगियों तक उसने अपने परिवार का इंतजार किया था, हर सांस के साथ उन पर भरोसा किया था और बदले में उसे ये मिला। अब सिर्फ नफरत बाकी थी। अब स्वॉर्ड मेडन धीरे धीरे अपने ही फादर की तरफ चलना शुरू करती है। उसका पूरा बॉडी गुस्से से जल रहा है। उसके कदम भारी है लेकिन उसका इरादा बिल्कुल क्लियर है। उसे अपनी तरफ आते देखकर उसका फादर इतना डर जाता है कि उसकी टांगें कांपने लगती हैं। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो तुरंत घुटनों पर गिर जाता है और कांपते हुए हाथ आगे बढ़ाकर हकलाते हुए बोलता है, ये तुम हो? क्या तुम सच में चूलिंग हो? नहीं नहीं, तुम चूलिंग नहीं हो सकती। लेकिन चूलिंग अब किसी की बात सुनने की हालत में नहीं है। वो पूरी तरह गुस्से में पागल हो चुकी है। उसके बॉडी से किलिंग इंटेंट निकल रहा है जिससे हवा तक भारी और घुटन भरी लगने लगती है। ठंडे और इमोशनलेस चेहरे के साथ वो उसके बिल्कुल सामने रुकती है और धीमी लेकिन डरावनी आवाज में पूछती है, क्यों? मैंने तुम सबको अपना सबसे करीबी परिवार माना। मैंने आंखें बंद करके तुम पर भरोसा किया, फिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उसका फादर इतना डर चुका होता है कि उसके पास जवाब देने की हिम्मत ही नहीं होती। कांपते हुए वो जल्दी जल्दी बोल पड़ता है, चूलिंग देखो तुम अब कितनी पावरफुल हो गई हो। अब हमें किसी स्वॉर्ड के लिए तुम्हारी सैक्रिफाइस की जरूरत नहीं है। चलो घर चलते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन चूलिंग उसका असली चेहरा देख चुकी है। वो हल्की सी हंसी हंसती है, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और नफरत दोनों भरे हैं। अपनी स्वॉर्ड निकालकर वो ठंडी आवाज में कहती है, तुम्हारा गंदा मुंह मेरा नाम लेने के लायक भी नहीं है। एक पल की भी देर किए बिना वो ब्लेड चला देती है। एक ही स्ट्राइक में उसके फादर का सर हवा में उड़ जाता है। खून फाउंटेन की तरह हर तरफ छिड़क जाता है। उस पल चूलिंग बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रही होती है जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बिना रहम के काट दे। उसके बाद वो मुड़ती है। अब उसके सामने उसका सो कॉल्ड ब्रदर खड़ा है। जैसे ही उसकी नजर चूलिंग की आंखों से मिलती है वो डर से जम जाता है, पीछे हटने लगता है। उसके होठ कांपने लगते हैं। उसे बर्फ जैसी ठंडी नजरों से देखकर चूलिंग कहती है, अब तुम्हारी बारी जानवर। उसका भाई तुरंत बीच में बोल पड़ता है, घुटनों पर गिरकर बार बार जमीन पर सर पटकने लगता है। हाँ मैं जानवर हूँ, मुझे कुत्ते की तरह ट्रीट करो, बस मुझे जाने दो, प्लीज मुझे मत मारो। लेकिन एक पल के अंदर ही चूलिंग की स्वॉर्ड फिर मूव करती है। उसका भाई तुरंत ही गर्दन से अलग हो जाता है और उसका बॉडी जमीन पर गिर पड़ता है। चूलिंग बिना किसी इमोशन के कहती है, तुम दूर से भी एक कुत्ते से बदतर हो। उसकी माँ, जिसे अभी तक अपने हस्बैंड और बेटे के फेट का पता नहीं होता, सीन देखकर कंफ्यूज हो जाती है। उसे सिर्फ इतना दिखता है कि चूलिंग स्वॉर्ड फोर्जिंग ग्राउंड से अकेले बाहर निकल रही है, हाथ में तलवार लिए हुए। उसके कदम शांत है, चेहरा बिल्कुल इमोशनलेस, लेकिन उसके पीछे मौत और खून की कहानी छिपी है। शौक में उसकी माँ आगे बढ़ती है और पूछती है, चूलिंग तुम बाहर कैसे आ गई? और बाकी लोग वो कहाँ है? चूलिंग बिना रुके चलती रहती है, माँ की तरफ देखती भी नहीं। उसके पास से गुजरते हुए वो ठंडी आवाज में कहती है, तुम किसकी बात कर रही हो? उसकी माँ और ज्यादा घबरा जाती है और जल्दी से बोलती है, तुम्हारे फादर, तुम्हारा भाई, तुम्हारा परिवार। ये सुनते ही चूलिंग अचानक रुक जाती है, धीरे से मुड़ती है। अब उसकी आंखों में गुस्सा भी नहीं है, सिर्फ एक खाली और ठंडी नजर। अब मेरा कोई परिवार नहीं है। अगला ही पल उसकी स्वॉर्ड चमकती है। एक ही स्ट्रोक में उसकी माँ का सर बॉडी से अलग हो जाता है। खून हवा में छिड़क जाता है, लेकिन इस बार चूलिंग के चेहरे पर ना नफरत है ना गुस्सा, सिर्फ एक बेजान सा सुकून। सीधी आवाज में वो कहती है, जाकर उनके साथ मिल जाओ। एक बार भी पीछे देखे बिना वो आगे बढ़ जाती है और ठंडी आवाज में डिक्लेयर करती है, चू फैमिली का हर एक इंसान मरने लायक है। सीन चेंज होता है, पूरा चू फैमिली टेरिटरी दिखाया जाता है। एक स्वॉर्ड जोर से जमीन में घुसी हुई है। कैमरा ऊपर उठता है और पता चलता है कि चूलिंग ने क्लैन के हर एक इंसान को मार दिया है। बुजुर्ग, जवान, सर्वेंट्स, गार्ड्स, कोई भी जिंदा नहीं बचा। इतनी लंबी मैसेकर के बाद चूलिंग पूरी तरह थक चुकी है। उसका बॉडी जख्मी है, कपड़े फटे हुए हैं, खून और धूल से भरे हुए हैं। वो अपनी स्वॉर्ड का सहारा लेकर घुटनों पर गिर जाती है। सांस तेज चल रही है, हाथ कांप रहे हैं। ये सब कुछ सिस्टम के थ्रू लाइव आरएमसी देख रहा होता है। ये सीन देखकर लुइस हल्का सा सिर हिलाकर कहता है, बुरा नहीं, उसने चू स्वॉर्ड मैनर में एक भी जान नहीं छोड़ी, मुर्गियों को भी नहीं। आलस से हाथ स्ट्रेच करते हुए वो कहता है, बस अब बंद करो। वो अपने बेड पर आराम करने ही वाला
वाला था कि सिस्टम पूछता है, होस्ट क्या आप आगे नहीं देखना चाहेंगे? एक शैटरिंग इन्फेंट रेल्म एक्सपर्ट अभी आने वाला है जो उसे मार देगा। लुइस हल्की सी मुस्कान देता है और कहता है, देखने लायक क्या है, जो हो रहा है वो उसी के लायक है। सीन वापस चूलिंग पर शिफ्ट होता है। मैनर अब सिर्फ रूइंस बन चुका है, हर तरफ लाशें और खून। चूलिंग घुटनों पर गिरकर टूटी हुई आवाज में कहती है, मैं गलत थी, मैं बहुत गलत थी। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं, उसका बॉडी दर्द से कांप रहा है। अब उसमें लड़ने की ताकत नहीं बची। दूर से कोई आता हुआ दिखाई देता है, शैटरिंग इन्फेंट रेल्म एक्सपर्ट रेवरेंड लियान। जैसे ही वो चूलिंग और उसके हाथ में डेमोनिक स्वॉर्ड देखता है, उसकी आंखों में लालच चमक उठता है। ये डेमोनिक स्वॉर्ड, ये तो एक्चुअली कंप्लीट है। हंसते हुए वो अपनी ब्लेड निकालता है और चिल्लाता है, ये स्वॉर्ड तुम्हें सिर्फ दर्द देती है, आओ मैं तुम्हें इससे आजाद कर देता हूँ। वो फुल स्पीड में अटैक करता है, लेकिन चूलिंग बस हल्का सा अपनी स्वॉर्ड टिल्ट करती है। वो लगभग कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाती, जैसे वो पहले ही डेथ एक्सेप्ट कर चुकी हो। लेकिन लियान अचानक अपनी ब्लेड उसकी गर्दन के पास रोक देता है। उसे नोटिस होता है कि चूलिंग ने बिल्कुल रिएक्ट नहीं किया, ना डर ना उम्मीद, कुछ भी नहीं। वो पागलों जैसा हंसता है, जैसे मैंने सोचा था, इसका दिमाग टूट चुका है। लेकिन उसी पल चूलिंग मूव करती है। एक ही ब्लॉक में वो इतनी पावरफुल फोर्स रिलीज करती है कि लियान दूर उड़ जाता है। उसके कपड़े फट जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। शॉक में वो बोलता है, ये सिर्फ ओरिजिन कोर रेल्म में है, फिर भी इसकी स्वॉर्ड स्किल इतनी टेरिफाइंग कैसे हो सकती है? चूलिंग वहां खड़ी रहती है, बिल्कुल लाइफलेस, जैसे इमोशंस उसे छोड़ चुके हो। लियान लालच भरी नजर से देखता है, इस लड़की के पास कोई बड़ा सीक्रेट है, सिर्फ स्वॉर्ड ही ट्रेजर नहीं है। अचानक चूलिंग मुड़ती है और भागना शुरू कर देती है। लियान हैरान हो जाता है, क्या अभी तो कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही थी? वो उसके पीछे दौड़ पड़ता है और गंदी आवाज में चिल्लाता है, भागो मत, अच्छी लड़की बनकर लियान के पास आ जाओ। चूलिंग अपनी चोटों के बावजूद भागती रहती है। हर कदम के साथ खून टपक रहा है, उसके होंठ कांप रहे होते हैं और वो बार बार बोल रही होती है, मैं गलत थी, मुझे प्रायश्चित करना होगा, मुझे प्रायश्चित करना होगा। उसका दिमाग जैसे टूट चुका है, अब उसके अंदर सिर्फ गिल्ट और रिग्रेट बचा है। सीन लुइस की तरफ शिफ्ट होता है। बाहर फ्यूरियस हैंगलिंग उसके डोर पर जोर जोर से थपथपा रही होती है और उस पर इल्जाम लगाते हुए चिल्ला रही होती है। लुइस शांति से मेडिटेशन में बैठा होता है। सिस्टम पूछता है, होस्ट वो आपको इतनी बुरी तरह इंसल्ट कर रही है, क्या आप बस सुनते रहेंगे? आंखें खोले बिना लुइस जवाब देता है, मेरे कान बंद कर दो, मुझे कल्टीवेशन पर फोकस करना है, मुझे सेजहुड अचीव करने से कोई नहीं रोक सकता। बाद में हैंगलिंग की मास्टर वहां आती है और उसे डांटती है। वो बताती है कि लुइस ने कितनी बार उसके लिए हर ट्रेजर रिफाइन किया था। ये सुनकर हैंगलिंग हिल जाती है, लेकिन फिर भी अपोलोजाइज करने से मना कर देती है। गुस्से में उसकी मास्टर उसे बैक माउंटेन भेज देती है ताकि वो वहां जाकर रिफ्लेक्ट करे। सीन फिर चेंज होता है। नंगे पैर और जख्मी हालत में चूलिंग लुइस के माउंटेन की सीढ़ियां चढ़ रही होती है। अपनी डेमोनिक सोर्ड का सहारा लेकर वो मुश्किल से आगे बढ़ रही है। अब उसकी आंखों में ना नफरत है न गुस्सा, सिर्फ थकान और पछतावा। लुइस के कोर्टयार्ड की तरफ देखकर वो धीरे से फुसफुसाती है, ग्रेट डाव। वो वहां कांपते हुए खड़ी रहती है, तेज सांस लेते हुए, उस जगह को देखकर जैसे पहली बार समझ रही हो कि उसने अपनी जिंदगी में क्या खो दिया। तभी किसी की नजर उस पर पड़ती है और शॉक में आवाज आती है, कौन है वहां? कोई रिएक्ट करते उससे पहले ही चूलिंग की ताकत खत्म हो जाती है। वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाती है। बेहोश होने से थोड़ी देर पहले वो कमजोर आवाज में बोलती है, बाइलॉन पीक, लुई, मैं, लिंग। एक फीमेल डिसाइपल घबराकर उसकी तरफ दौड़ती है, लेकिन अचानक एक तेज आवाज उसे रोक देती है, रुको फेलो डाओइस्ट। जब फीमेल डिसाइपल ऊपर देखती है तो ली जियान आसमान से नीचे उतरता हुआ दिखाई देता है। वो आराम से लैंड करता है और कहता है, फेलो डाओइस्ट, मैंने इस गंदी क्रीचर का पीछा करते हुए यहाँ तक आया हूँ। ग्रेट डाओ सेक्ट की इज्जत को मैं बिल्कुल हर्ट नहीं करना चाहता, मैं इसे तुरंत यहाँ से हटा देता हूँ। ली जियान अपना हाथ चूलिंग की तरफ बढ़ाता है, लेकिन फीमेल डिसाइपल तुरंत अपनी सोर्ड निकालकर उसका रास्ता रोक देती है। इतनी जल्दी नहीं, इसने हमारे सेक्ट के एक मेंबर का नाम लिया है, मैं वापस जाकर वेरीफाई करूंगी। अगर वो कहे कि वो इसे नहीं जानता तब तुम इसे ले जा सकते हो। फिर वो एक और डिसाइपल से कहती है, नजर रखना, जब तक मैं वापस ना आऊं इसे ले जाने मत देना। डिसाइपल सर हिलाकर कहता है, समझ गया। बाइलॉन पीक पर फीमेल डिसाइपल लुआ के रूम के बाहर खड़ी होकर जोर से आवाज लगाती है, जूनियर ब्रदर लुई। एक औरत जो खुद को चूलिंग कह रही है माउंटेन गेट पर गिर गई है। वो बुरी तरह इंजर्ड है और कोई उसका पीछा कर रहा है, क्या आप उसे जानते हो? अंदर से लुई ठंडी आवाज में पूछता है, कौन? डिसाइपल जवाब देती है, चूलिंग। कुछ पल की खामोशी के बाद लुई बर्फ जैसी आवाज में कहता है, मैं उसे नहीं जानता। डिसाइपल कहती है, अगर जूनियर ब्रदर उसे नहीं जानते तो हम इंटरफेयर नहीं करेंगे। लुई फिर से सख्ती से कहता है, मैंने कहा ना मैं उसे नहीं जानता, समझ गई, अलविदा। वो वहां से चली जाती है। अंदर सिस्टम पूछता है, मास्टर सच में उसे मरने के लिए छोड़ देंगे? लुई शांति से जवाब देता है, क्या तुम भूल गए हो पिछली लाइफ में उसने मेरे साथ क्या किया था? और वैसे भी वो मरने वाली नहीं है। माउंटेन गेट के पास फीमेल डिसाइपल वापस ली जियान के पास आती है और कहती है, मैंने वेरीफाई कर लिया है, हमारे सेक्ट का डिसाइपल उसे नहीं जानता, तुम इसे ले जा सकते हो। ली जियान हंस पड़ता है और कहता है, जैसे मैंने सोचा था, ग्रेट डाओ सेक्ट राइटियस फैक्शन का पिलर है, ये किसी डेमोनेस से क्या ही रिलेशन रखेगा। वो चूलिंग के पास आता है और कहता है, मैं इसे तुरंत यहाँ से हटा देता हूँ ताकि ये तुम्हारे नोबल ग्राउंड्स को गंदा ना करे। लेकिन जैसे ही
उसका हाथ चूलिंग को छूने वाला होता है, एक इनविजिबल फोर्स उस पर लगती है और उसका हाथ वहीं जम जाता है। ली जियान गरज कर बोलता है, कौन है? एक पावरफुल फिगर सामने आता है। वो है बाई चोलान। उसका चेहरा गुस्से से ठंडा हो चुका है। हाथ वापस लो। आसपास के डिसाइपल्स तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं। ग्रीटिंग्स मार्शल आर्ट बाई। बाई चोलान सख्ती से कहती है, तुम इसे यहाँ से नहीं ले जा सकते। ली जियान गुस्से में मुट्ठी खींच लेता है। महान ग्रेट डाओ सेक्ट अपने ही शब्दों से मुकर रहा है। ये तो बिल्कुल भी किसी राइटियस फैक्शन का बिहेवियर नहीं है। ये सुनते ही फीमेल डिसाइपल भड़क उठती है और अपनी सोर्ड उसकी तरफ पॉइंट कर देती है। बदतमीज, क्या तुम देखना चाहते हो कि ग्रेट डाओ सेक्ट की तलवारें कितनी तेज है? ली जियान ठंडी हंसी के साथ अपनी ब्लेड निकालता है। मेरी तलवार भी बिल्कुल भी ब्लंट नहीं है। फीमेल डिसाइपल अटैक करने को तैयार हो जाती है। तो फिर लेकिन वो मूव करते उससे पहले ही बाई चोलान पीछे से अटैक करती है और एक पल में ही ली जियान का पूरा बॉडी फ्रीज हो जाता है। वो बिल्कुल बेपरवाह टोन में कहती है, इस लाश को हटा दो। इस औरत को मैं सेक्ट में वापस ले जाऊंगी। बाई चोलान चूलिंग को उठाकर एक और रेजिडेंस में ले जाती है और जल्दी से अपनी सीनियर सिस्टर से कहती है, सीनियर सिस्टर प्लीज चूलिंग को बचा लीजिए। वो चूलिंग को बेड पर लिटा देती है। लड़की की हालत बहुत बुरी होती है। सीनियर सिस्टर उसका एग्जामिनेशन करते हुए उसका ट्रीटमेंट शुरू करती है और धीरे से बोलती है, ये इतनी बुरी तरह इंजर्ड कैसे हो गई? जब बाई चोलान इसे यहाँ लाई थी तब तो ये प्रैक्टिकली एक कॉर्प्स जैसी थी। कौन सी ताकत थी जो इसे अब तक जिंदा रखे हुए थी? सीनियर सिस्टर कॉन्फिडेंस से थम्स अप देती है, चिंता मत करो, जब तक लाइफ की चिंगारी बाकी है मैं इसे वापस ला सकती हूँ। बाई चोलान हल्का सा झुककर कहती है, मैं आपकी एहसानमंद हूँ। कुछ वक्त बाद चूलिंग होश में आती है। जैसे ही वो आंखें खोलती है उसके होठों से इंस्टिंक्टिवली निकलता है, यंग मास्टर। उसे जागता देखकर बाई चोलान तुरंत उसके पास आती है। लिंगर, तुम होश में आ गई? चूलिंग इधर उधर देखकर कंफ्यूज हो जाती है। सिस्टर बाई, यंग मास्टर कहाँ है? साइड में खड़ी सीनियर सिस्टर चुपचाप ऑब्जर्व कर रही होती है और सोचती है, अरे एक सर्वेंट लड़की बाई चोलान को सिस्टर बुला रही है। बाई चोलान नरमी से जवाब देती है, लुई अभी सिक्लूडेड कल्टीवेशन में है, अभी तक बाहर नहीं आया। चूलिंग बेचैन होकर कहती है, तो क्या यंग मास्टर ने ही सिस्टर बाई से मुझे बचाने को कहा था? बहुत शुक्रिया सिस्टर बाई, लेकिन मुझे उन्हें मिलने जाना होगा। बाई चोलान सर हिला देती है, कोई जल्दी नहीं है, पहले अपने जख्म ठीक करो। जब तुम पूरी तरह से रिकवर हो जाओगी शायद तब तक वो भी अपनी सेक्लूजन से बाहर आ चुके होंगे। चूलिंग नजर झुकाकर कहती है, मुझे यंग मास्टर से माफी मांगनी है, मैंने उन्हें गलत समझा। सच तो ये है कि वो मुझे फोर्स करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वो मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। सिस्टर बाई, शायद हम सब ने ही उन्हें गलत समझा। ये सब सुनकर साइड में खड़ी सीनियर सिस्टर के दिमाग में जैसे धमाका हो जाता है। फोर्स करने की कोशिश? हे भगवान, क्या मैं किसी बड़े स्कैंडल पर आ टकराई हूँ? वो शौक में दोनों को देखने लगती है। तभी बाई चोलान उसकी तरफ देख लेती है। सीनियर सिस्टर तुरंत अपना मुंह फेर लेती है जैसे कुछ सुना ही ना हो। बाई चोलान उसके पास आकर पोलाइटली कहती है, सीनियर सिस्टर क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकती है? मुझे लिंगर से कुछ बात करनी है। सीनियर सिस्टर हाथ हिलाकर कहती है, ठीक है, मैं अभी जा रही हूँ, तुम दोनों आराम से बात करो। वो बाहर निकल जाती है। रूम में वापस मुड़कर बाई चोलान लिंगर से कहती है, लिंगर आज से मुझे सिस्टर बाई मत बुलाना, तुम मुझे सीनियर बाई कह सकती हो। जब चाओसिंग पॉइजन मेरे बॉडी में फूट पड़ा था तब लुई ने मेरी जान बचाने के लिए ही वो अनअवॉइडेबल एक्ट किया था। डोर के बाहर सीनियर सिस्टर एक्चुअली गई नहीं होती, वो दीवार से कान लगाकर सुन रही होती है और शौक में बोल पड़ती है, क्या मतलब अनअवॉइडेबल एक्ट? लेकिन बाई चोलान उसकी स्पाइंग नोटिस कर लेती है और तुरंत अपनी पावर से रूम के आसपास साउंड बैरियर लगा देती है। सीनियर सिस्टर आंखें झपक कर कंफ्यूज हो जाती है, हाँ अब सुनाई क्यों नहीं दे रहा? डैम इट, ये कौन सा अर्थ शैटरिंग स्कैंडल था? सच में मुझे ब्लॉक कर दिया। सीन चेंज होता है। चैप्टर 7, दोपहर का वक्त, बाइलिंग पीक। सूरज आसमान में चमक रहा है और पूरे माउंटेन पर रोशनी फैल रही है। इसी वक्त लुइस की सेक्लूजन कल्टीवेशन फाइनली खत्म होती है। वो धीरे से आंखें खोलता है और कल्टीवेशन मैट से उठकर खड़ा हो जाता है। जम्हाई लेते हुए वो अपने बॉडी को स्ट्रेच करता है और आगे बढ़ता है। आखिर कई दिनों से उसने ठीक से नींद नहीं ली थी। सीन लुइस के रेजिडेंस के बाहर शिफ्ट होता है। एक यंग औरत ठंडी जमीन पर घुटनों के बल बैठी है। वो है चूलिंग। वो सीधी बैठी है, बिल्कुल हिल नहीं रही। उसका एक्सप्रेशन शांत है लेकिन जिद से भरा हुआ। साफ पता चल रहा है कि वो बहुत देर से यहाँ बैठी हुई है। लुइस के दिमाग में सिस्टम रिएक्ट करता है। सिस्टम बताता है कि वो काफी लंबे टाइम से बाहर वेट कर रही है और पूछता है, होस्ट क्या आप बाहर जाकर देखना चाहेंगे? लुइस के चेहरे पर बिल्कुल भी इमोशन नहीं होता। वो ठंडी आवाज में जवाब देता है कि बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। उसे अभी तक भूल नहीं है कि पिछली लाइफ में उसने उसके साथ क्या किया था। जैसे ही चूलिंग का ख्याल उसके दिमाग में आता है एक ही सीन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है। उसका चेहरा और वो क्रूअल ईविल स्माइल, वही स्माइल जो उसने पहनी थी जब वो मर रहा था। लुइस हल्की सी मुट्ठी भींच लेता है। वो सोचता है कि जो एक बार बिट्रे कर सकता है वो दोबारा भी कर सकता है। इस लाइफ में उसकी नजर में औरतें सिर्फ कल्टीवेशन को स्लो करती हैं। उसके लिए सिर्फ कल्टीवेशन ही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ बेकार है। बाहर घर के सामने चूलिंग अब भी घुटनों पर बैठी हुई है। उसकी टांगें सुन्न हो चुकी हैं, बॉडी थक चुकी है, फिर भी वो हिलती तक नहीं। अपने दिल में वो चुपचाप बोलती है। उसे यंग मास्टर पर भरोसा है। उसे लगता है अगर वो सच्ची नीयत से वेट करे और सब सह लेती है तो एक दिन वो उसे माफ कर देगा। उसका डिटर्मिनेशन बिल्कुल नहीं हिलता। सीन चेंज होता है। अब हम क्रिम्सन क्लाउड पीक पर पहुंचते हैं। ग्रेट डाओ सेक्ट
के टेरिटरी में टोटल 9 मेन पीक्स और 72 माइनर पीक्स हैं। बेलिंग पीक और क्रिम्सन क्लाउड पीक भी उनमें से ही हैं। क्रिम्सन क्लाउड पीक के टॉप पर एक यंग औरत गुस्से से भरी हुई अपनी शॉर्ट ट्रेनिंग रूटीन प्रैक्टिस कर रही होती है। उसकी मूवमेंट्स एलिगेंट, डिग्निफाइड और बहुत ग्रेसफुल है। हर मूवमेंट पानी की तरह स्मूथली फ्लो करता है। पहली नजर में लगता है जैसे वो ट्रेनिंग नहीं बल्कि डांस कर रही हो। हर स्टेप और टर्न के साथ आसपास की हवा भी जैसे उसके बॉडी के इर्द गिर्द धीरे से घूमती है। इन मूवमेंट्स में असली किलिंग पावर है या नहीं ये समझना मुश्किल है। वो खूबसूरत भी लगती है, मजेस्टिक भी और डेंजरस भी, लेकिन वो अकेली नहीं है। एक बड़े पत्थर के पीछे से कोई उसे छुप कर देख रहा है। लगता है उसे बिना पता चले एक स्टॉकर मिल गया है। एक शर्मीला सा यंग लड़का, उसका नाम लिंग उवांग शांग है। ज्यादा लोग उसे लिंग लिंग कहते हैं। वो बिल्कुल मेस्मराइज्ड हो चुका है। वो बिना पलक झपकाए उसकी मूवमेंट्स देख रहा है। उसका दिमाग पूरी तरह उस पर अटक गया है। उसे तो उसका गुस्सा भी खूबसूरत लग रहा है। जब वो और सोचने ही वाला होता है, अचानक हवा में एक तेज आवाज गूंजती है। एक फ्लाइंग सोर्ड सीधा उसकी हाइडिंग प्लेस की तरफ आती है और उसके सामने पत्थर में जाकर घुस जाती है। लिंग शॉक में हल्की सी आवाज निकाल देता है। यंग वुमन अपनी मूवमेंट्स रोक देती है और शांत आवाज में बोलती है। उसका टोन अजीब तरह से कंपोज्ड होता है। कौन छुपा हुआ है वहाँ? लिंग एक पल हेजिटेट करता है, फिर पत्थर के पीछे से बाहर आता है। उसी वक्त वो लड़की हल्की सी लीप लेती है और सीधा उसके सामने लैंड करती है। लिंग जल्दी से अपने फिस्ट जोड़कर ग्रीट करता है। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है, लिंग उवांग शांग, और उसे जूनियर सिस्टर हैंगलिंग कहकर एड्रेस करता है। वो बताता है कि वो क्रिम्सन क्लाउड पीक का नया इंडक्टेड हेड डिसाइपल है। हैंगलिंग का चेहरा लिंग को थोड़ा इरिटेटेड और शार्प लगता है, लेकिन फिर भी उससे वो अनबिलीवेबल ब्यूटीफुल लग रही होती है। हैंगलिंग फिर बोलती है। इस बार उसकी आवाज सरप्राइजिंगली सॉफ्ट होती है। वो कहती है कि वो उसका नाम जानती है। उसके दिमाग में पुरानी मेमोरीज उभर आती हैं। उसे याद आता है कि ये वही नाम है जो उसने बहुत पहले सुना था, जब सीनियर ब्रदर लुइस ने ग्रेट डाउ सेक्ट का होली सन बनने का पोजीशन रिफ्यूज कर दिया था। तब ये आदमी उस पोजीशन का सक्सेसर बना था। फ्यूचर में वो 8 हेवेंस तक असेंड करेगा और आखिर में डार्क टर्मोइल में लड़ते हुए मर जाएगा। अपने दिल में वो मानता है कि इसे एक ट्रू हीरो माना जाना चाहिए। लिंग अभी भी ग्रीटिंग पोस्चर में खड़ा ऑकवर्ड सी स्माइल कर रहा होता है। वो कहता है कि उसने अभी जो टेक्निक देखी वो बहुत मैग्निफिसेंट थी। वो पूछता है क्या वो उसे थोड़ी गाइडेंस दे सकती है। हैंगलिंग हल्की सी हंसी छोड़कर गहरी सांस लेती है। पूरी सुपीरियोरिटी के साथ वो कहती है कि वो उसका मैच ही नहीं है। ये एक लाइन लिंग के अंदर कुछ छेद देती है। उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो अपनी सोर्ड निकालता है और कहता है कि भले ही वो उससे छोटी है, लेकिन उसकी बातों में बहुत ज्यादा एरोगेंस है, और ये कि वो उसका मैच है या नहीं ये सिर्फ फाइट करके ही पता चलेगा। अगला ही पल हैंगलिंग अपनी मूवमेंट टेक्निक एक्टिवेट करती है और एकदम उसके बिल्कुल पास अपीयर हो जाती है। हल्की सी मुस्कान के साथ वो एक और सजेशन देती है, पहले जाओ लुइस को चैलेंज करो। अगर वो लुइस को हरा देता है तब वापस आकर उससे स्पार कर सकता है। इतनी अचानक नजदीकी से लिंग पूरी तरह घबरा जाता है। वो जल्दी से पीछे हट जाता है। उसका चेहरा लाल हो जाता है। वो पूछता है लुइस कौन है और कहता है कि उसका उससे कोई झगड़ा नहीं है। वो समझ नहीं पा रहा कि जिस आदमी से उसकी कोई दुश्मनी ही नहीं उसे चैलेंज क्यों करे। कम से कम इतना तो दिख रहा है कि लिंग सिर्फ इम्पल्स से नहीं सोच रहा, उसके पास अभी भी थोड़ी समझ है। ये देखकर हैंगलिंग थोड़ी रिलैक्स्ड हो जाती है। वो गहरी सांस लेती है और पास के एक ट्री ब्रांच पर बैठ जाती है। वो बताती है कि लुइस ही वो वजह है जिसकी वजह से उसकी मास्टर ने उसे पनिश किया और क्रिम्सन क्लाउड पीक पर सोलर ट्री कन्फाइनमेंट में भेजा। लिंग थोड़ा और पास आता है और धीमी आवाज में पूछता है कि लुइस ने एग्जैक्टली क्या किया था। हैंगलिंग आंखें बंद करती है, फिर कहती है कि वो सब बताएगी कि ये सब कैसे शुरू हुआ। वो कहती है सब उस दिन से शुरू हुआ जब उसने लुइस का डोर लात मारकर तोड़ दिया था। स्टोरी आगे बढ़ती है। डिटेल्स क्लियरली नहीं दिखाई जाती, लेकिन जब तक वो अपनी वन साइडेड कहानी फिनिश करती है पूरा 1 घंटा बीत जाता है। 1 घंटे बाद लिंग का चेहरा गुस्से से टेढ़ा हो चुका होता है। वो फट पड़ता है, कहता है ये कहानी घटिया और डिस्गस्टिंग है, सिर्फ सुनकर ही उसका खून खौल रहा है। वो पूछता है कि लुइस जैसा आदमी कैसे उसका सीनियर ब्रदर कहलाने लायक हो सकता है। लिंग अचानक खड़ा होता है और गुस्से में चलने लगता है। वो हैंगलिंग से कहता है कि वो वहीं रुककर वेट करे। वो डिक्लेयर करता है कि वो उसकी तरफ से बदला लेने जा रहा है। सबसे पहले वो लुइस को हराएगा, फिर उसे मजबूर करेगा कि वो हैंगलिंग से माफी मांगे। ये सुनकर हैंगलिंग घबरा जाती है। वो हिचकिचाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। कहती है कि वो सच में लुइस को नहीं हरा सकता, लेकिन लिंग रुकता नहीं। वो चिल्लाता है कि उसने डिसीजन ले लिया है। अगर आज वो लुइस को सबक नहीं सिखा पाया तो वो हेड डिसाइपल कहलाने लायक नहीं है। सीन वापस लुइस पर शिफ्ट होता है। वो सच में एक कल्टीवेशन फैनाटिक बन चुका है। अभी अभी कल्टीवेशन फिनिश की थी और अब फिर से बैठने जा रहा है। जैसे ही वो फोकस करने लगता है उसे महसूस होता है कोई उसके कोर्टयार्ड में एंटर हुआ है। वो आंखें खोलता है और पूछता है कौन है बाहर। एक स्ट्रॉन्ग मेल वॉइस जवाब देता है, लिंग उवांग। ये नाम सुनते ही लुइस के दिमाग में एक मेमोरी उभर आती है। एक अरीना, एक फियर्स बैटल। लॉजिक के हिसाब से उनकी पहली मुलाकात ऑल डिसाइपल टूर्नामेंट में होनी चाहिए थी। लुइस को क्लियरली याद है वो चैंपियन बना था और लिंग रनर अप। लुइस दूर तक चलकर दरवाजा खोलता है। वो लिंग को कंफर्म करता है और पोलाइटली पूछता है कि सीनियर ब्रदर लिंग आज क्रिम्सन क्लाउड पीक क्यों आए हैं। लिंग थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। वो
पूछता है क्या लुइस उसे जानता है। लुइस शांति से कहता है कि हाँ, वो उसकी तारीफ करता है। कहता है उसका नाम तो स्टोरीज में भी आता है। वो बिल्कुल एक्यूरेटली बताता है कि लिंग सेक्ट में 2 months and 12 days पहले एंटर हुआ था और पहले दिन ही हेवनली कोर कंडेंस कर लिया था। वो कहता है ये काफी एडमिरेबल है। ये सुनकर लिंग का सीना अनजाने में सीधा हो जाता है। वो कहता है लुइस की नजर अनएक्सपेक्टेडली शार्प है। फिर थोड़ा करेक्ट करता है, बोलता है एक्चुअली 2 months and 11 days हुए हैं। पहला दिन एंट्री प्रोसीजर्स में वेस्ट हो गया था। लुइस तुरंत सिर हिलाता है और उसकी और तारीफ करते रहता है। वो कहता है उसका टैलेंट फॉर्मिडेबल है और वो ग्रेट डाउ सेक्ट के लिए बहुत वैल्यूएबल है। अचानक लिंग को याद आता है वो यहाँ क्यों आया था। वो गुस्से से लुइस की तरफ उंगली करता है और कहता है कि वो अपनी स्माइल तुरंत हटा ले। वो एक्यूज करता है कि लुइस उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। वो डिक्लेयर करता है कि वो यहाँ चैलेंज देने आया है। एटमॉस्फेयर तुरंत खामोश हो जाता है। लुइस की स्माइल थोड़ी और गहरी हो जाती है। वो बिना हिचकिचाहट चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि वो काफी टाइम से बोर्ड था। दोनों बाहर निकल आते हैं। लिंग तुरंत अपनी सोर्ड निकालता है और सीधा अटैक कर देता है। वो कहता है कि वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगा और लुइस को तैयार रहने को बोलता है। हवा में एक डेंजरस स्लैश चमकती है। लुइस शांति से साइड स्टेप करता है और सिर्फ 2 उंगलियों से उस सोर्ड को ब्लॉक कर लेता है। लिंग की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। लुइस हल्की सी ऑरा रिलीज करता है और अपनी फिस्ट में पावर गैदर करके आगे बढ़ता है। वो शांति से कहता है माफ कीजिएगा, थोड़ा ऑफेंस होगा। लिंग दांत भींच लेता है और डेंजर फील करते हुए सोर्ड से ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन रिएक्ट करने से पहले ही लुइस गायब हो जाता है। अगला ही पल लुइस उसके पीछे अपीयर होता है और उसकी पीठ पर एक जबरदस्त किक मार देता है। लिंग चीख पड़ता है जब उसका बॉडी हवा में उछलकर आगे जा गिरता है और कुछ कदम दूर मुंह के बल टकरा जाता है। ना कोई लीथल वेपन, ना कोई बड़ी ऑरा रिलीज, फिर भी बेइज्जती पूरी हो चुकी थी। लुइस शांत नजर से उसे देखकर कहता है कि इतना काफी होना चाहिए, लेकिन लिंग जिद्दी है। वो दोबारा खड़ा हो जाता है। उसकी आंखों में गुस्सा जल रहा होता है। वो एक और राउंड मांगता है। इस बार वो पूरी सीरियसनेस के साथ अपनी स्वॉर्ड निकालता है। क्रिम्सन क्लाउड स्वॉर्ड आर्ट एक्टिवेट करता है। प्रॉपर फाइटिंग स्टांस में खड़ा होकर वो सच्ची बैटल के लिए तैयार हो जाता है। लिंग फिर से लुइस पर अटैक करता है। अपने दिमाग में लिंग को एक बात पर पूरा यकीन होता है कि इस बार लुइस बच नहीं पाएगा, लेकिन वो सिर्फ एक इल्यूजन होता है। अगली ही मूवमेंट में लुइस सीधा उसके पास से निकल जाता है, इतनी आसानी से, इतनी कैजुअली कि अटैक बिल्कुल मिस हो जाता है। लिंग की आंखें शॉक से फैल जाती हैं। वो समझ ही नहीं पाता क्या हुआ। उसकी सांस तेज हो जाती है। चेहरे पर हल्का सा पैनिक दिखने लगता है। रिएक्ट करने से पहले ही लुइस की फिस्ट उसकी तरफ आ रही होती है। लुइस शांत आवाज में कहता है ध्यान से देखो, मैं सिर्फ एक बार दिखाने वाला हूँ। लुइस का हाथ बिजली की तरह आगे बढ़ता है। एक पल में ही उसकी उंगलियां लिंग के कॉलर को पकड़ लेती हैं। लिंग की प्यूपिल्स सिकुड़ जाती हैं। वो इंस्टिंक्टिवली बोल पड़ता है कि लुइस बहुत तेज है, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही लुइस उसे कॉलर से पकड़कर जोर से घुमाकर रैट डॉल की तरह दूर फेंक देता है। उसी वक्त लुइस के बॉडी से क्रिम्सन रेड ऑरा फूट पड़ती है। दूसरी तरफ लिंग अपनी स्वॉर्ड जमीन में घुसा देता है। उसके पैर जमीन पर घिसते हुए पीछे स्लाइड करते हैं। मुश्किल से वो अपना बैलेंस बना पाता है। लुइस सीधा खड़ा हो जाता है, शांत, कॉन्फिडेंट, बिल्कुल डोमिनेंट। वो कैजुअली पूछता है कैसा लगा, अब भी कंटिन्यू करना है। अब लिंग क्लियरली हिल चुका है। उसके चेहरे पर पसीना बह रहा है। वो हल्का सा कांपते हुए बोलता है कि स्किल के मामले में वो कमजोर है, लेकिन उसकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी स्ट्रांग है। लुइस हल्का सा सर टिल्ट करता है। ओह, सीनियर ब्रदर का क्या मतलब है। अचानक लिंग फिर से अटैक कर देता है। वो चिल्लाता है कि उसने चीशा स्वर्ड आर्ट का सेकंड फॉर्म समझ लिया है। उसकी स्वर्ड आगे स्लैश करती है। जमीन को फाड़ती हुई अटैक लाइटनिंग स्पीड से लुइस की तरफ बढ़ता है। जमीन में क्रैक्स फैल जाते हैं। धूल हवा में उड़ने लगती है, लेकिन लुइस बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, बस अटैक को आते हुए देखता है। फिर सीरियस टोन में कहता है सीनियर ब्रदर की परसेप्शन सच में अच्छी है। अगला ही पल लुइस अपना हाथ ब्लेड की तरह चलाता है। उसकी पाम हवा को काट देती है। लिंग का अटैक तुरंत टूट जाता है, बिल्कुल खत्म। अपनी सबसे स्ट्रॉन्ग मूव को इतनी आसानी से खत्म होते देखकर लिंग पूरी तरह शॉक हो जाता है। उसके बॉडी से ठंडा पसीना बहने लगता है। आंखें खुली रह जाती हैं। वो एक शब्द भी नहीं बोल पाता। लुइस हल्का सा सर झुकाता है। वो हाथ आगे बढ़ाकर ग्रीटिंग करता है और पूछता है यहीं खत्म करें। गहरी सांस लेता है लिंग, फिर वो भी झुककर ग्रीटिंग रिटर्न करता है। वो अपनी हार मान लेता है। कहता है लुइस उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग है और फ्यूचर में लुइस की अचीवमेंट्स उससे जरूर आगे निकल जाएंगी। लुइस हल्की सी स्माइल करता है। वो कहता है टेंशन मत लो, अगर फ्यूचर में कोई पूछे तो वो कहेगा कि उसने सीनियर ब्रदर लिंग से 10 राउंड्स फाइट की और मुश्किल से जीता। ये सुनकर लिंग जोर से हंसता है। वो लुइस को अच्छा इंसान कहता है और बोलता है कि वो उसे याद रखेगा। फिर वो मुड़कर जाने लगता है, फेयरवेल कहता है और बोलता है फिर कभी मिलेंगे। जैसे ही लिंग जा रहा होता है, अचानक चू लिंग जल्दी जल्दी वहां दौड़ कर आती है। वो लुइस से मिलने आई होती है। खुशी से कहती है कि सीनियर ब्रदर फाइनली सिक्लूजन से बाहर आ गए। लिंग उसे देखकर अपना सर मोड़ता है। उसके दिमाग में ख्याल आता है क्या बेलिंग पीक पर इतनी सारी खूबसूरत लड़कियां होती हैं? लेकिन लुइस का चू लिंग से मिलने का कोई इरादा नहीं है। बिना एक सेकंड वेस्ट किए वो दरवाजा बंद कर देता
देता है। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे कोर्टयार्ड में गूंजती है। चूलिंग वहीं जमसी जाती है, बिल्कुल स्टंट। धीरे से वो फिर से घुटनों पर बैठ जाती है। उसका चेहरा उदासी से भरा होता है। वो धीमी आवाज में पूछती है, सीनियर ब्रदर, आपने फिर से दरवाजा क्यों बंद कर दिया? लिंग उसके पास आता है और उससे बात करता है। वो कहता है कि एक औरत की डिग्निटी बहुत कीमती होती है। दुनिया में और भी बहुत लोग हैं। अगर लुइस उसे मिलना ही नहीं चाहता तो वो क्यों एक ही पेड़ से चिपक कर बैठी रहे? चूलिंग का रिग्रेट और गहरा हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो धीमी आवाज में विनती करती है, पूछती है, क्या सीनियर ब्रदर बस एक बार दरवाजा खोलकर लिंगर को देख भी नहीं सकते? लिंग सिचुएशन इग्नोर करने की कोशिश करता है। वो मुड़कर चल देता है। गहरी सांस लेते हुए सोचता है कि अफसोस है, लड़की खूबसूरत है लेकिन अंधी है। वो लिंग वू शैंग इतना हैंडसम और चार्मिंग है, फिर भी वो उसकी तरफ देखती तक नहीं। सीन वापस क्रिम्सन क्लाउड पीक पर शिफ्ट होता है। वहां एंग्री यंग वुमन अब भी अपनी स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रही होती है। लिंग वहां पहुंचता है और हैंगलिंग से कहता है कि वो हार गया। ये सुनकर हैंगलिंग उसे देखती है और हल्की सी स्माइल करती है। वो कहती है उसने पहले ही कहा था कि वो लुइस को हरा नहीं सकता। लिंग लकड़ी के एक टुकड़े पर बैठ जाता है। वो मानता है कि लुइस एक्चुअली काफी डिसेंट इंसान है और उतना बुरा नहीं जितना हैंगलिंग ने बताया था। हैंगलिंग दोनों हाथ कमर पर रखकर नाक से आवाज निकालती है। वो कहती है कि लुइस मर्दों के साथ तो ठीक रहता है लेकिन औरतों के साथ जरूरी नहीं। लिंग आईब्रो उठाता है और पूछता है, क्या वो लुइस को इतना अच्छा समझती है? वो बताता है कि अभी उसने एक यंग मेडन को लुइस के दरवाजे के बाहर घुटनों पर बैठा देखा, लेकिन लुइस ने दरवाजा बंद रखा और बाहर नहीं आया। हैंगलिंग एकदम से शॉक हो जाती है। एक लड़की? वो पूछती है वो कैसी दिखती थी और उसका नाम क्या था? लिंग कहता है वो बहुत खूबसूरत थी। उसे याद है वो खुद को लिंगर या कुछ ऐसा कह रही थी। हैंगलिंग का दिल कांप उठता है। चू लिंग, वो वापस आ गई। उसके दिमाग में कंफ्यूजन भर जाता है। वो सोचने लगती है अब क्या करे। वो खुद से कहती है कि जेलस नहीं होना चाहिए। वो जेलस क्यों होगी? ये तो बिल्कुल बेवकूफी होगी। लेकिन फिर भी उसके दिमाग में वही थॉट घूम रहा होता है। उसी वक्त लिंग का एक्सप्रेशन डार्क हो जाता है। उसके दिमाग में एक खतरनाक रियलाइजेशन आता है, क्या वो भी लुइस की वुमेन है? फिर वो सोचता है अगर ऐसा है तो लुइस को ब्लेम नहीं कर सकते कि वो येड की कदर नहीं करता। लिंग अचानक खड़ा हो जाता है और हैंगलिंग को चैलेंज करता है। वो कहता है कि उसने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया और लुइस को चैलेंज किया, अब उसे उससे स्पार करना होगा। हैंगलिंग हेजिटेट करती है और कहती है कि उसने लुइस को हराया तो नहीं। लिंग कहता है उसे फर्क नहीं पड़ता, वो उसके लिए लुइस को चैलेंज करने गया था तो अब उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। हैंगलिंग कुछ पल उसे देखती रहती है, फिर वो मान जाती है। वो कहती है अब वक्त आ गया है कि उसके इस बेवकूफ दिल को तोड़ दिया जाए। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और वो सबसे पहले चार्ज करती है। वो डिक्लेयर करती है कि वो लुइस की तरह होल्ड बैक नहीं करेगी। माउंटेन पर एक वायलेंट एक्सप्लोजन होता है। शॉक वेव्स पूरे पीक में फैल जाती हैं। लिंग डेस्परेट होकर कहता है थोड़ा जेंटल हो जाओ, लेकिन हैंगलिंग बिल्कुल नहीं सुनती। आधे घंटे बाद लिंग की हालत खराब हो चुकी होती है। उसका चेहरा सूजा हुआ, गाल नीले पड़ चुके और वो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा होता है। हैंगलिंग उसे ठंडी नजर से देखती है और कहती है कि फ्यूचर में उसकी कल्टीवेशन डिस्टर्ब करने ना आए, फिर उसे वहां से चले जाने को कहती है। लिंग रोती हुई आवाज में लड़खड़ाते हुए वहां से निकलता है। वो चीख कर कहता है क्या बेलिंग पीक पर सब लोग मॉन्स्टर्स हैं? क्यों एक दूसरे से भी ज्यादा रूथलेस है? वो कसम खाता है कि एक दिन जरूर वापस आएगा। हैंगलिंग बहुत चढ़ा देती है। उसके थॉट्स फिर चूलिंग पर चली जाती हैं। चूलिंग वापस क्यों आई? वो डिसाइड करती है कि उसे जाकर देखना पड़ेगा। कन्फाइनमेंट? जाने दो कन्फाइनमेंट को। इस बीच बेलिंग पीक पर चूलिंग अब भी लुइस के रूम के बाहर घुटनों पर बैठी होती है। उसका बॉडी कांप रहा है, रिग्रेट उस पर हावी हो रहा है। वो धीमी आवाज में बार बार माफी मांग रही होती है। ये लिंगर की गलती थी, लिंगर गलत थी। भूख और प्यास की वजह से उसकी आवाज कम होती जा रही है। आखिर उसकी ताकत खत्म हो जाती है और वो दरवाजे के फ्रेम पर गिर पड़ती है। इम्पैक्ट से दरवाजा खुल जाता है। चूलिंग घबराकर अंदर देखती है और सीनियर ब्रदर को बुलाती है, लेकिन रूम खाली होता है। उसका दिल डूब जाता है, चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो शौक में धीरे से बोलती है, सीनियर ब्रदर गायब हो गए। तब चैप्टर में होंग यानी हैंगिंग चूलिंग से मिलने आती है। चूलिंग थोड़ी सरप्राइज्ड हो जाती है जब वो हैंगलिंग को वहां खड़ा देखती है। हैंगलिंग सख्त टोन में कहती है, लुई जा चुका है तो तुम अब भी यहाँ घुटनों पर क्यों बैठी हो? वो वापस नहीं आने वाला। लेकिन चूलिंग गिल्ट में डूबी हुई होती है। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू लगातार बह रहे होते हैं। वो होंगलिंग की तरफ मुड़कर कहती है, चाहे यंग मास्टर अभी सेक्ट में ना हो, मैं यहीं घुटनों पर बैठी रहूंगी जब तक वो वापस नहीं आते। ये सुनते ही होंगलिंग गुस्सा हो जाती है। वो चूलिंग का हाथ पकड़कर उसे उठाने की कोशिश करती है और कहती है, तुम्हें अब उठ जाना चाहिए। हम फीमेल कल्टिवेटर्स हैं, हमारी भी डिग्निटी होती है। तुम खुद को इतना क्यों गिरा रही हो? लेकिन चूलिंग उसका हाथ झटक देती है और रो पड़ती है। सिस्टर होंगलिंग, मेरी गलती थी, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने यंग मास्टर को पॉइजन दिया था, ये सजा मैं डिजर्व करती हूँ। तभी मास्टर बाई वहाँ आती है। आते ही वो नर्म आवाज में चूलिंग से कहती है, जो हो चुका है वो बीत चुका है, अब हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। तुम्हें खुद को इतना ब्लेम नहीं करना चाहिए। लेकिन चूलिंग अभी भी पास्ट को छोड़ नहीं पा रही। वो जोर से सिर हिलाकर कहती है, हेवनली रिजिडिटी पॉइजन कभी कंप्लीटली क्लियर नहीं होता। उसका एक हिस्सा हमेशा बॉडी
के अंदर रह जाता है। उसे क्योर करना बहुत मुश्किल है। ये सुनते ही होंगलिंग और मास्टर बाई दोनों शॉक हो जाती हैं। होंगलिंग डिसबिलीफ में पूछती है, मतलब हेवनली पॉइजन अभी भी लुई के बॉडी में है और हमेशा रहेगा। तब मास्टर बाई परफेक्ट रिटर्न टू ओरिजिन पिल का जिक्र करती हैं। जैसे ही चूलिंग ये सुनती है, उसका रिग्रेट और गहरा हो जाता है। उसकी आंखों से और आंसू गिरने लगते हैं। वो कहती है, तो इसका मतलब लुई ने जानबूझकर पिल नहीं ली थी। हेवनली रिजिडिटी पॉइजन एक्टिवेट हो गया था और उसने उसकी पावर कंज्यूम कर ली। ये सुनते ही होंगलिंग की आंखें भी भर आती है। वो सिर झुकाकर धीरे से कहती है, सीनियर ब्रदर, आई एम सॉरी। मास्टर बाई गहरी सांस लेती है और कहती है, हम सब ने लुई को कितना गलत समझा, लेकिन वो अब है कहाँ। सीन शिफ्ट। ग्रेट डाउ सेक्ट के बैक माउंटेन्स में लुई शांत बैठकर कल्टीवेशन कर रहा है। उसका ध्यान सिर्फ सेल्फ इंप्रूवमेंट पर है, किसी भी और चीज पर नहीं। इस बार वो वही गलती दोबारा नहीं करेगा। उसका सिर्फ एक फोकस है, कल्टीवेशन। सिस्टम के थ्रू लुई तीनों फीमेल लीड्स को मॉनिटर कर रहा है। सिस्टम कहता है, मास्टर, वो सब आपका वेट कर रही हैं। लुई ठंडी आवाज में जवाब देता है, उन्हें करने दो, यहाँ शांति है, मैं यहीं कल्टीवेट करूंगा। अब मुझे समझ आ गया है, औरतें एक के बाद एक दाव के रास्ते में बस रुकावट है। सिस्टम फिर पूछता है, मास्टर, कितनी देर तक यहाँ रहने वाले हैं? लुई उसे इग्नोर कर देता है। उसके बॉडी से गोल्डन एनर्जी फूट पड़ती है और वो हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, दिसंबर डिसाइपल कंपटीशन शुरू होने से पहले मैं गोल्डन कोर रेल्म के 13th लेयर तक पहुंच जाऊंगा। तब मुझे ग्रेट डाउ ट्रेजर पैविलॉन में एंटर करने का क्वालिफिकेशन मिल जाएगा। 3 months लेटर, 3 महीने बीत जाते हैं। डिसाइपल कंपटीशन शुरू होने वाला है। बहुत से डिसाइपल्स अपनी स्वॉर्ड्स पर उड़ते हुए अरीना की तरफ जा रहे हैं। अनाउंसमेंट होती है, सभी पीक्स के पीक मास्टर्स 92nd जनरेशन डिसाइपल्स को ग्रेट डाउ टेरेस पर गैदर होने का ऑर्डर देते हैं। लुई भी बेलिंग पीक की तरफ उड़ता है। उसके चेहरे पर कॉन्फिडेंस है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। उसकी नजर 3 लोगों पर पड़ती है, होंगलिंग, चूलिंग और मास्टर बाई। लुई चुप हो जाता है। तभी चूलिंग मुड़कर उसे देखती है। उनकी नजरें मिलती है। यंग मास्टर, वो पुकारती है। लुई कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। अचानक होंगलिंग उसकी तरफ दौड़कर आती है और कहती है, सीनियर ब्रदर, आई एम सॉरी। चूलिंग भी जल्दी से आती है। वो भी माफी मांगना चाहती है। मास्टर बाई पीछे से आवाज देती है, लुई रुक जाओ। ये सब देखकर आसपास के डिसाइपल्स शॉक में बातें करने लगते हैं। क्या हो रहा है? 2 इतनी खूबसूरत लड़कियां एक ही आदमी से माफी मांग रही हैं। ये सब सुनकर लुई इरिटेट हो जाता है। उसका एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है। वो सीधा कहता है, गेट लॉस्ट। सारे डिसाइपल्स स्टन हो जाते हैं। उसने सीधा 3 गॉडेसेस को गेट लॉस्ट बोल दिया। होंगलिंग गुस्से में अपनी मुट्ठी बंद कर लेती है। वो मुड़कर कहती है, अगर तुम चाहते हो मैं चली जाऊं तो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। और वो वहां से चली जाती है। मास्टर बाई भी मुड़ जाती है। उनका मूड क्लियरली खराब है। मैं थक गई हूँ इसलिए जा रही हूँ। उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि लुई इतना बोल्ड हो गया है। अब वहां सिर्फ चूलिंग रह जाती है। वो आगे बढ़कर धीरे से कहती है, यंग मास्टर, लेकिन उसके बोलने से पहले ही कुछ डिसाइपल्स लुई के सामने घुटनों पर गिर जाते हैं। वो झुककर कहते हैं, हीरो ऑफ आवर जनरेशन, प्लीज हमारा बाव एक्सेप्ट कीजिए। अब उन्हें समझ आ गया है, विमेन को इग्नोर करो, आगे बढ़ो और बस कल्टीवेशन करो। तभी एक पावरफुल आवाज गूंजती है, सब लोग अपनी जगह ले लो। सारे डिसाइपल्स अरीना की तरफ बढ़ने लगते हैं। तब एक और अनाउंसमेंट होती है, अगला स्वागत कीजिए वाइस सेक्ट मास्टर का। एक बुढ़ा आदमी अरीना में आता है, आधे गंजे, गोल चश्मा पहने हुए, पूरी अथॉरिटी के साथ। वो डाव पर एक लंबी स्पीच शुरू कर देता है। लुई बोर होते हुए जम्हाई लगता है और धीरे से बोलता है, ब्यूरोक्रेटिक टोन तो बिल्कुल मेरी पास्ट लाइफ जैसा ही है, मुझे थोड़ा लेट आना चाहिए था। आखिरकार वाइस सेक्ट मास्टर अनाउंस करता है, कंपटीशन सिंगल एलिमिनेशन फॉर्मेट में होगा, पूरी ताकत से लड़ो, डरना मना है। मैं 92nd डिसाइपल कंपटीशन ऑफिशियली शुरू करता हूँ। और बैटल्स शुरू हो जाती हैं। एक खूबसूरत लड़की अरीना में आती है। काफी डिसाइपल्स बेशर्मी से उसकी लेग्स को देख रहे होते हैं, लेकिन लुई एक बार भी नहीं देखता। होंगलिंग ये नोटिस करती है और थोड़ा कंफ्यूज्ड फील करती है। फाइट शुरू होती है। होंग अपने ओपोनेंट को सिर्फ एक किक से स्टेज से बाहर उड़ा देती है। वाइस सेक्ट मास्टर उसकी विक्ट्री अनाउंस करता है। अब चूलिंग की बारी आती है। स्टेज पर चढ़ने से पहले वो लुई के पास आती है और कहती है, यंग मास्टर, मैंने ग्रेट डाउ सेक्ट ज्वाइन कर लिया है। उसकी आंखों में अभी भी रिग्रेट के आंसू हैं। वो स्टेज पर चढ़ जाती है, लेकिन उसकी नजर अभी भी लुई पर ही होती है। बाकी डिसाइपल्स उसकी ब्यूटी की तारीफ करते हैं, लेकिन उसका ओपोनेंट उसका मजाक उड़ाता है। जूनियर सिस्टर, तुम ऑलरेडी खुद को काफी एम्बैरस कर चुकी हो, अब भी उसके पीछे क्यों पड़ी हो? ये सुनते ही चूलिंग का एक्सप्रेशन सख्त हो जाता है। वो फर्मली जवाब देती है, कंसर्न के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर, मेरे लिए यंग मास्टर डाओ से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सुनते ही ओपोनेंट गुस्से से फट पड़ती है, नॉनसेंस, मैं तुम्हें होश में ले आऊंगी। और फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अरीना में जबरदस्त क्लैश करते हैं। चारों तरफ डिसाइपल्स चीयर कर रहे होते हैं। दोनों साइड्स के सपोर्टर्स हैं, लेकिन ज्यादा लोग दूसरी फीमेल डिसाइपल के लिए चिल्लाते हैं, उसे सबक सिखाओ, उसकी औकात दिखाओ। दूसरी तरफ सीनियर सिस्टर होंगलिंग चुपचाप लू की तरफ देख रही होती है। वो सोचती है, ये लू थोड़ा हैंडसम जरूर है, लेकिन ग्रेट डाउ सेक्ट में इससे ज्यादा हैंडसम कम से कम 10 लड़के हैं। फिर ये लड़की इस पर इतनी पागल कैसे हो गई, समझ से बाहर है। तभी फीमेल डिसाइपल अपनी टेक्निक एक्टिवेट करती है। स्पिरिचुअल एनर्जी उसके आसपास घूमने लगती है और कई क्लोन्स बनकर चूलिंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं। चूलिंग पीछे धकेल दी जाती है। जूनियर सिस्टर, अगर तुम अब भी नहीं जागी तो जल्दी से मैं तुम्हें हर्ट कर सकती हूँ। लेकिन अचानक चूलिंग की आंखें तेज
तेज हो जाती है। अगले ही पल वो अपनी टेक्निक रिलीज करती है। एक ही मूवमेंट में वो कई क्लोन्स डिस्ट्रॉय कर देती है। उसकी ब्लेड बिजली की तरह चलती है और इल्यूजन्स को तुरंत काट देती है। किसी को रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता। अगली सेकंड वो फीमेल डिसाइपल के बिल्कुल सामने अपीयर होती है। उसकी ब्लेड उसके नेक से सिर्फ कुछ इंच दूर रुक जाती है। पूरा अरीना साइलेंट हो जाता है। फीमेल डिसाइपल के चेहरे पर साफ दर्द दिखाई देता है। चूलिंग शांत आवाज में कहती है, कंसर्न के लिए धन्यवाद सीनियर सिस्टर। फिर वो धीरे से अपनी स्वॉर्ड हटा लेती है और पोलाइटली कहती है, मैं आपकी कंसेशन एक्सेप्ट करती हूँ। और इस तरह ब्लेजिंग पीक की चूलिंग जीत जाती है। उसके चेहरे पर एक चमक आ जाती है। वो मुस्कुराकर लू की तरफ देखती है। यंग मास्टर, मैंने जीत लिया। लेकिन लू कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। सारे डिसाइपल्स उसकी तरफ देखते हैं। फिर भी वो पिघला नहीं। उसे पता है उसे क्या करना है। वो लड़कियों से डिस्ट्रैक्ट होने वाला नहीं है। बिना पीछे देखे वो स्टेज की तरफ बढ़ता है, क्योंकि नेक्स्ट मैच उसका है। सब लोग उसकी एटीट्यूड देखकर शॉक हो जाते हैं। डिसाइपल्स आपस में फुसफुसाने लगते हैं। इससे बिल्कुल भी लड़कियों की कदर नहीं है। थोड़ी देर बाद नेक्स्ट मैच अनाउंस होता है, लू वर्सेस गुइंग। काफी डिसाइपल्स गुइंग के लिए चीयर करते हैं। वो चाहते हैं कि गुइंग लू को हरा दे। उन्हें उम्मीद है कि वो लू को सबक सिखाएगा और जूनियर सिस्टर्स को दिखाएगा कि वो कितना बुरा आदमी है। लू गुइंग को ध्यान से देखता है और सोचता है, मुझे इस नाम की कोई याद नहीं। गुइंग बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ता है और जोर से कहता है, आज मैं सबकी तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। लेकिन लू का एक्सप्रेशन ठंडा हो जाता है। वो अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है। वो अपनी मुट्ठी कस लेता है। तुरंत स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हाथ में जमा होने लगती है और एक स्पिरिचुअल फिस्ट बन जाता है। बूम! सिर्फ एक पंच में ही वो गोइंग स्वॉर्ड तोड़ देता है। इम्पैक्ट इतना ज्यादा होता है कि गोइंग सीधा स्टेज से बाहर उड़ जाता है। पूरा अरीना साइलेंट हो जाता है। फिर लू शांत आवाज में बोलता है, आई एक्सेप्ट योर कंसेशन। ऊपर से देख रहा एक ओल्ड मास्टर हल्की सी स्माइल करता है। इस जनरेशन में काफी अच्छे सीडलिंग्स आए हैं। एक और एल्डर सर हिलाता है। बिल्कुल, ब्लेजिंग पीक के डिसाइपल्स तो खास तौर पर आउटस्टैंडिंग है। ओल्ड मैन आगे बोलता है, सेक्ट लीडर होंगलिंग और चूलिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जूनियर सिस्टर बी सिर्फ कल्टीवेशन में ही टैलेंटेड नहीं है, बल्कि डिसाइपल्स को ट्रेन करने में भी इतनी स्ट्रांग है। फिर वो थोड़ा रुक कर कहता है, लेकिन इन दोनों लड़कियों के इमोशंस बहुत ज्यादा है। अगर ये प्यार में पड़ गई तो शायद कंपटीशन पर ध्यान न दे पाए। फिर उसकी नजर एक सीनियर ब्रदर की तरफ जाती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे डर है कि हमारा ग्रेट डाओ सेक्ट कहीं जेलस यूनियन सेक्ट ना बन जाए। उसके बाद कई बैटल्स होती हैं। हर राउंड में वही 3 लोग जीतते रहते हैं। चूलिंग आराम से आगे बढ़ती रहती है। होंगलिंग भी जीत कर एडवांस करती है। अगला मैच अनाउंस होता है, ब्लेजिंग पीक का लू वर्सेस वन डाओ पीक का ली जिम। ली जिम अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और अपने आसपास टर्टल स्पिरिट शील्ड बना लेता है। उसकी डिफेंसिव पावर बहुत स्ट्रांग होती है। वो उसे और रीइंफोर्स करता है। शील्ड और भी मोटा हो जाता है। लेकिन लू तुरंत आगे बढ़ता है। बिना हेजिटेशन के वो सीधा शील्ड पर पंच मार देता है। क्रैक! डरावनी पावर के साथ वो पूरी डिफेंस तोड़ देता है। ली जिम शॉक हो जाता है। उसका पावरफुल शील्ड बिल्कुल ग्लास की तरह टूट जाता है। वो जोर से ग्राउंड पर गिरता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी डिफेंस इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय हो गई। उसे हराने के बाद लू शांत तरीके से बोलता है, थैंक यू। इस तरह लू राउंड्स में धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है। अब उसका नेक्स्ट अपोनेंट है होंगलिंग। होंगलिंग उसे ध्यान से देखती है। उसे पहले से पता है कि वो उसका मैच नहीं है। वो कहती है, मुझे पता है मैं तुम्हें नहीं हरा सकती, लेकिन पहले एक बात मान लो, फेस पर मत मारना। शायद वो कोई ट्रिक प्लान कर रही है। उसे पता है नॉर्मल फाइट में वो जीत नहीं सकती। लू हल्की सी स्माइल करता है, तुमने एक्चुअली मुझे याद दिला दिया। अगली ही सेकंड, बैम! उसका स्पिरिचुअल फिस्ट सीधा होंगलिंग के फेस पर लगता है। होंगलिंग बिल्कुल शॉक हो जाती है। उसकी स्पीड उसकी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा होती है। मैच लगभग तुरंत खत्म हो जाता है। होंगलिंग गुस्से में चिल्लाती है, तुमने कहा था फेस पर मत मारना। अब होंगलिंग अपनी टेक्निक एक्टिवेट करती है। गोल्डन एनर्जी उसके बॉडी से फूट पड़ती है। प्लीज एनलाइटन मी सीनियर ब्रदर। वो फियरलेस डिवाइन फिस्ट यूज करती है। लू कैजुअली अपना हाथ उठाता है। ना कोई टेंशन, ना कोई एफर्ट, सिर्फ एक सिंपल मूवमेंट। रेड स्पिरिचुअल एनर्जी उसके हाथ से फ्लो करती है। जैसे ही उसका फिस्ट होंगलिंग के डिवाइन फिस्ट से टकराता है, उसका अटैक तुरंत टूट जाता है। बस एक हल्का सा पुश और होंगलिंग पीछे उड़ जाती है। स्टेज पर क्रैश करती है। डिफीटेड, लू उसके पास से निकलकर चलने लगता है। फिर अचानक रुकता है। कोई डिसाइपल जोर से बोलता है, गुड हेवंस, क्या लू को लड़कियां पसंद ही नहीं? दूसरा कहता है, वो बैकवर्ड नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब वो सिर्फ आगे देख रहा है। होंगलिंग एक गुस्से वाली बिल्ली की तरह हार मानने को तैयार नहीं। सीनियर ब्रदर, मैं अभी खत्म नहीं हुई। लेकिन लू कोई रिलेशनशिप नहीं चाहता। फिर भी लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं। 2 डिसाइपल्स जो उसके फैन है धीरे से बोलते हैं, अगर सच में ऐसा है तो लू काफी बेचारा है, शायद हमने उसे गलत समझा। दूसरा सर हिलाता है, बाहर अकेले रहने वाले लड़कों को भी अपनी प्रोटेक्शन करनी चाहिए। फिर 5th राउंड शुरू होता है। इस बार लू का सामना होता है लिंगुई युश्वांगू से। दोनों स्टेज पर एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। लिंगुई शांत आवाज में बोलता है, मैंने अपनी कमियों को सुधार लिया है, लेकिन लगता है फिर भी मैं तुम्हारा मैच नहीं हूँ। लू जवाब देता है, शर्म को समझना और फिर हिम्मत से आगे बढ़ना ही कल्टीवेशन का रास्ता है। लिंगुई आंखें सिकोड़ता है, तुम अनरीजनेबल इंसान नहीं लगते। फिर तुम अपनी जूनियर सिस्टर्स के साथ इतने रूथलेस
सीरियस क्यों हो? लू कोई जवाब नहीं देता, बस हाथ उठाकर इशारा करता है। आओ, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं, बस अटैक करो। लिंगुई गुस्से में आ जाता है। वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करता है और काउंटलेस स्लैश अटैक्स लू की तरफ भेज देता है और इसी के साथ एक जबरदस्त क्लैश होने वाला होता है। लुई धीरे से अपने राइट हैंड की 2 उंगलियां ऊपर उठाता है। अगले ही सेकंड उन उंगलियों के बीच एक जलती हुई लाल स्वॉर्ड इंटेंट कंडेंस होने लगती है। बिल्कुल ऐसे चमक रही होती है जैसे जलता हुआ खून हो। उसके आसपास की हवा तक कांपने लगती है। जरा भी हेजिटेशन के बिना वो आगे स्लैश करता है। उसकी स्वॉर्ड इंटेंट सीधा उसके अपोनेंट के अटैक से टकराती है और एक ही पल में उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लुई बिल्कुल शांत तरीके से आगे चलना भी जारी रखता है, जैसे दुनिया में कोई चीज उसे रोक ही नहीं सकती। अब उसका अपोनेंट क्लियरली लू या की ओवरवेलमिंग पावर महसूस करता है। उसके दिल में धीरे धीरे डर घुसने लगता है। हाथ तलवार पर और कस जाता है, लेकिन कॉन्फिडेंस ऑलरेडी टूट चुका होता है। लुई हल्की सी स्मर्क करता है और बोलता है, सीनियर ब्रदर लिंगू, क्या तुम अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो? उसके चेहरे पर एक हल्का सा कॉन्फिडेंट स्माइल होता है, थोड़ा टीजिंग भी। अगली ही सेकंड क्लैंग, लिंगू की स्वॉर्ड उसके हाथ से फिसलकर सीधा अलीना के स्टेज पर गिर जाती है। वो सर झुकाकर कहता है, मैं हार मानता हूँ। वो ओपनली अपनी डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। लुई दोनों हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुल जेस्चर करता है, जीतने देने के लिए धन्यवाद। पूरा अरीना सन रह जाता है। सब एल्डर्स शॉक हो जाते हैं। तभी एक एल्डर अचानक चिल्लाता है, जूनियर सिस्टर बाई तो स्वॉर्ड कल्टिवेटर भी नहीं है। ऐसे स्वॉर्ड जीनियस को मुझे ट्रेन करना चाहिए, वही सबसे सही अरेंजमेंट है। लेकिन तुरंत एक और एल्डर गुस्से में आगे आ जाता है, बकवास, तुम मुझे भी नहीं हरा सकते। ली को क्या सिखाओगे? वो स्लीव्स चढ़ा लेता है, फिस्ट कस लेता है। लगता है अभी झगड़ा शुरू हो जाएगा। सिचुएशन और बिगड़ने से पहले तीसरा एल्डर आगे आता है। वो गहरी सांस लेकर कहता है, मुझे लगता है मैं इसे सिखाने लायक नहीं हूँ। मैं अपने मास्टर को बुलाऊंगा, शायद वो पर्सनली लुई को गाइड करें। अब लुई के लिए कंपटीशन ऑफिशियली शुरू हो चुका था। तभी मास्टर बाई आगे बढ़ती हैं। सीनियर ब्रदर्स, लुई मेरा डिसाइपल है और बेलिंग पीक कोई ऐसी जगह नहीं जहां आप लोग इस तरह बदतमीजी करें। जैसे ही एल्डर्स उसे देखते हैं, उनके चेहरे शर्म से लाल हो जाते हैं। एक एल्डर जल्दी से बोलता है, जूनियर सिस्टर बाई, अगर आप लुई को मेरी लोनली स्वॉर्ड पीक को दे दें तो अगले 3 साल तक हमारी सारी रिसोर्सेज आपकी पीक को मिलेंगी। दूसरा एल्डर भी बेचैन होकर बोलता है, जूनियर सिस्टर बाई, आप मुझे जानती हैं, मेरी हिडन स्वॉर्ड हेवन स्क्रिप्चर एक टॉप टियर सक्सेसर का वेट कर रही है। अगर लुई मुझे नहीं मिला तो मेरी लीनिएज खत्म हो जाएगी। मैं आपको 20 साल की अपनी एसेंस देने को रेडी हूँ। लेकिन मास्टर बाई सीधा सर हिला देती है, नहीं, ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। मैं लुई को किसी को नहीं दूंगी, कोई निगोसिएशन नहीं होगी। लुई ये सब सुन रहा होता है। वो अंदर ही अंदर सोचता है, क्या मास्टर बी को डर नहीं कि मैं उन्हें धोखा दे सकता हूँ? फिर भी वो मुझे इतनी फर्मली क्यों रोक रही हैं? तभी आसमान से एक जबरदस्त आवाज गूंजती है, मार्टियल नीस बाई, अब ये लुई मेरा होगा। सब लोग जम जाते हैं। मास्टर बाई शॉक में ऊपर देखती है। सारे एल्डर्स भी आसमान की तरफ देखते हैं। आसमान में एक आदमी खड़ा होता है, काले रोब्स, पीठ पर स्वॉर्ड और उसकी ऑरा इतनी भारी होती है कि हवा तक रुक जाती है। वो है वेनरेबल बैटल स्वॉर्ड मास्टर। वो हवा में खड़ा सबको नीचे देख रहा होता है। उसका एक्सप्रेशन ठंडा और सीरियस होता है। जैसे ही एल्डर्स उसे देखते हैं, सब तुरंत झुक जाते हैं। ग्रीटिंग मार्शल अंकल बैटल स्वॉर्ड। सारे डिसाइपल्स भी तुरंत घुटनों पर गिर जाते हैं। लुई भी। लुई अंदर ही अंदर सोचता है, तो डाओ इंटेरोगेशन रेल्म का सुप्रीम एल्डर भी डिसाइपल छीनने आ गया। लेकिन उसी वक्त बैटल सोर्ड मास्टर के पीछे एक और पावरफुल एल्डर अपीयर हो जाता है, जूनियर ब्रदर बैटल सोर्ड। मुझे लगता है लुई मेरे सोर्ड डाओ के लिए ज्यादा सूटेबल है। किसी को रिएक्ट करने का मौका मिले उससे पहले ही एक और टेरिफाइंग एल्डर आ जाता है, सीनियर ब्रदर दाओ। मुझे तो लगता है लुई मेरी स्वॉर्ड डाओ इनहेरिटेंस के लिए परफेक्ट है। अब सिचुएशन ये हो चुकी थी कि कई वेनरेबल लेवल एल्डर्स उसके लिए लड़ रहे थे। मास्टर बाई बिल्कुल हिल चुकी थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सेक्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग एल्डर्स सिर्फ तब डिसाइपल चूज कर सकते हैं जब वो सेक्ट में फर्स्ट टाइम एंटर करें। बाद में किसी को स्नैच करना ट्रेडिशन के खिलाफ होता है। वो जल्दी से बोल पड़ती है, मास्टर अंकल्स, सेक्ट के एस्टैब्लिश्ड रूल्स के मुताबिक डिसाइपल्स सिर्फ एंट्री के टाइम चूज किए जा सकते हैं। अब सिर्फ इसलिए किसी को छीन लेना क्योंकि आपको उसकी टैलेंट पसंद आ गई है, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। उसकी आवाज में नर्वसनेस साफ थी। उसका दिल तेज धड़क रहा था। उसे डर था कि लुई उससे छीन लिया जाएगा। तभी वेनरेबल बैटल सोर्ड मास्टर का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। उसकी तेज नजर सीधा मास्टर बाई पर टिक जाती है। ठंडी और सख्त आवाज में वो बोलता है, तुम खुद स्वॉर्ड कल्टिवेटर नहीं हो तो एक पावरफुल स्वॉर्ड जीनियस को प्रॉपर्ली कैसे ट्रेन करोगी? अरीना का प्रेशर अचानक भारी हो जाता है, लेकिन मास्टर बाई तुरंत जवाब देती है, ये फिर भी किसी को स्नैच करने की वजह नहीं हो सकती। बैटल सोर्ड मास्टर आंखें सिकोड़ लेता है, जब तुम इतनी जिद्दी हो तो मैं सीधा तुम्हारे डिसाइपल से ही पूछ लेता हूँ। उसकी नजर नीचे लुई पर जा टिकती है। लुई, मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या तुम बेलिंग पीक छोड़कर किसी और स्वॉर्ड कल्टिवेशन लिनिएज के अंडर आना चाहते हो? पूरा अरीना एकदम साइलेंट हो जाता है। नीचे लुई शांत खड़ा आसमान की तरफ देख रहा होता है। दूसरी तरफ मास्टर बाई का दिल इतना तेज धड़क रहा होता है कि जैसे बाहर आ जाएगा। उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है। उसके पीछे होंगलिंग भी टेंस हो जाती है। उसकी कनपटियों पर भी पसीना आ जाता है।
जाता है। वो अंदर ही अंदर सोचती है, लुई अगर तुम सच में चले गए तो क्या हमारा कोई कनेक्शन नहीं रहेगा। उसे लगता है शायद वो रुक जाएगा, लेकिन ये मिसअंडरस्टैंडिंग अब टूटने वाली थी और उसके दिल के किसी कोने में एक अजीब सी जेलसी जलने लगती है। आखिर पिछली जिंदगी में वो और लुई काउंटलेस डुअल कल्टीवेशन सेशंस शेयर कर चुके थे। उनका कनेक्शन बिल्कुल भी शैलो नहीं था। इस बीच लुई अंदर ही अंदर हंस रहा होता है। उसके चेहरे पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है। वो दोनों हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली बोलता है, ऑफ कोर्स मैं विलिंग हूँ। जैसे ही वेनरेबल स्वॉर्ड मास्टर ये सुनता है वो जोर से हंस पड़ता है। गुड, जब तुम्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं तुरंत सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट करता हूँ और वो खुद डिसीजन लेंगे। इस वक्त उसे लग रहा था जैसे उसे कोल माइन में एक डायमंड मिल गया हो, एक सच्चा जीनियस। तीनों वेनरेबल मास्टर्स तुरंत हाई स्पीड में सेक्ट मास्टर से मिलने निकल जाते हैं। नीचे लुई शांत खड़ा सब देख रहा होता है। उधर छोटे एल्डर्स जो उसे रिक्रूट करना चाहते थे पैनिक कर जाते हैं। चलो शायद हमें कुछ स्क्रैप्स मिल जाए। वो भी जल्दी से वहां से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ मास्टर बी का एक्सप्रेशन गिर जाता है। चाहे वो कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, क्या फर्क पड़ता है। फ्यूचर का सबसे पावरफुल स्वॉर्ड जीनियस छोटे तालाब में ज्यादा देर नहीं रुकेगा। उसके पीछे हंगलिंग घबराकर पूछती है, मास्टर अब क्या करें? अगर मास्टर बाई ठंडी आवाज में बोलती है, यस, अगर मेरे होते हुए कोई भी उसे स्नैच नहीं करेगा। फिर वो डिसाइसिवली मुड़ती है। किससे डरना है? अगर वो सेक्ट मास्टर के पास जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। और वो तुरंत ग्रेट डाउ हॉल की तरफ निकल पड़ती है। तभी अरीना में एक आवाज गूंजती है, तुम लोग अभी भी खड़े क्यों हो? कंपटीशन खत्म नहीं हुआ, कंटिन्यू। अनाउंसमेंट होते ही एक नई लड़की स्टेज पर आती है। वो बहुत ही खूबसूरत है लेकिन अनफेमिलियर। अनाउंसर बोलता है, सेमीफाइनल्स सेकंड मैच, चू लिंग वर्सेस सीनियर सिस्टर रियोंग। डिसाइपल्स एक्साइटमेंट में फुसफुसाने लगते हैं। दो खूबसूरत लड़कियों की फाइट है। हाथ की हथी और हाथ की पिट दोनों ही कीमती होती हैं। सच कहे तो वो गलत भी नहीं थे। सोचना मुश्किल है कि फाइट कितनी ब्रेथ टेकिंग होगी। चूलिंग स्टेज पर आती है और पोलाइटली बोलती है, सीनियर सिस्टर प्लीज पहला मूव आप करें। सीन शिफ्ट। अब लोकेशन है ग्रेट डाउ हॉल, एक मैसिव पैलेस, सेक्ट का कोर। बाहर से ही आवाजें सुनाई दे रही हैं। सेक्ट मास्टर आपको मेरे लिए डिसीजन लेना होगा वरना मेरी लोनली स्वॉर्ड लिनिएज खत्म हो जाएगी। एक और एल्डर जल्दी से बोलता है, सेक्ट मास्टर मैं एक अच्छे स्वॉर्ड डाउ सीडलिंग को बेलिंग पीक की रेट में दबते हुए नहीं देख सकता। हॉल के अंदर एक मेजेस्टिक फिगर बड़े से थ्रोन पर बैठा है। नीचे वेनरेबल एल्डर्स रिस्पेक्टफुली झुककर खड़े हैं। उनके पीछे मास्टर बाई खड़ी है। वेनरेबल स्वॉर्ड मास्टर बोलता है, सेक्ट मास्टर जरूरत पड़ी तो मैं आपसे कम्पीट भी करूंगा। तब फाइनली हम देखते हैं ग्रेट डाउ सेक्ट मास्टर लू चुनफो। वो हाथ उठाता है और ठंडी आवाज में बोलता है, बस सब लोग अपने मुंह बंद करो। इंस्टेंट साइलेंस। जी सेक्ट मास्टर। फिर वो अपनी तेज नजर मास्टर बाई पर डालता है। जूनियर सिस्टर बाई। एक पल के लिए वो सीरियस लगता है लेकिन अगले ही सेकंड उसका एक्सप्रेशन कंप्लीटली चेंज हो जाता है, जैसे कोई बिल्ली क्यूट बनने की कोशिश कर रही हो। 1 साल से नहीं मिला तुमसे, तुम और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। वाओ। तो सेक्ट मास्टर भी ब्यूटीफुल वुमन के सामने इम्यून नहीं है। वेनरेबल एल्डर्स शॉक में जम जाते हैं। उनके चेहरे बिल्कुल गिर जाते हैं डिसबिलीफ में। उधर मास्टर बाई हल्का सा मुस्कुराती है। उसकी आंखों के नीचे हल्का सा ब्लश आ जाता है।